जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम अकाउंटिंग परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग जो आपका जैक बोर्ड है, झारखंड बोर्ड है, उसका मैं क्लास 10th की बात कर रहा हूँ, जिसका जो साइंस का जो मॉडल सेट आया आपका, फिलहाल तो अभी सेट 1 ही है, यानी कि एक ही सेट है, ठीक ना। उसका आज हम लोग डिटेल जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करेंगे। हाँ, थोड़ा वीडियो लेट से बन रहा है, तो कारण ये है कि भाई साहब क्वालिटी चाहिए तो थोड़ा सा तो इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि देख सकते हो आप लोग, मैं अभी आपको दिखा दूँ, ये सभी पीडीएफ को टाइप करने में थोड़ा समय लगा। देख सकते हो कितना क्वालिटी एजुकेशन समझ लो आप लोग को प्रोवाइड कराया जा रहा है, और सभी का सभी सटीक आंसर आपको देखने को मिलेगा। आप थोड़ा सा अगर चाहिए तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको, इस कारण से थोड़ा सा वीडियो डिले हुआ है। अब जस्ट इसके बाद तुरंत ही आपको मैथ का भी सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। पहले सब्जेक्टिव करा दूंगा, फिर मैं ऑब्जेक्टिव करा दूंगा। बाकी मैंने इस बार ऑब्जेक्टिव नहीं कराया, क्योंकि क्या हुआ था कि आंसर दे दिया था ऑलरेडी, तो इसीलिए मुझे लगा नहीं कि भाई आप लोग को तैसे भी आंसर मिल ही गया है, तो क्या करो, बना कोई फ़ायदा नहीं। बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस में थोड़ा रॉन्ग भी है, मतलब गलत आंसर भी लिखा हुआ है। तो अगर आप लोग बोलोगे तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा डिटेल में, टेंशन लेना आपको, ठीक है। और हाँ, आपको एक खुशखबरी दे दूँ कि इस जो वीडियो का जो मैं ले रहा हूँ जिस पीडीएफ से, इस पीडीएफ को आपको मिल जाएगा, यानी कि ये पीडीएफ आपको मिलेगा। कोई पैसा पे नहीं करना है किसी भी तरह से नहीं। बस आपको करना ये है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। बस आपको वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। और वहाँ से देन हम लोग आप लोग को अपने आप को पता चल जाएगा आप लोग को, ठीक है। फिर हम लोग खुद बता देंगे कि आपको कहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड करना है। इस पीडीएफ में आपके जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस का आंसर और बहुत ही अच्छे से आंसर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होगा। आप लोग चाहो तो इसको प्रिंट भी करवा सकते हो, ठीक ना। तो आपके पास एकदम अच्छा नोट्स हो जाएगा, ठीक ना। और जैसा कि पता ही आपको कि मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। बहुत सारे क्वेश्चन तो यहीं से आते हैं, और दूसरा बात थी, इससे आपको एग्जाम का पैटर्न पता चलता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहला प्रश्न आपका 31 नंबर का है, जो कि क्या है, देखो लिखा है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में क्यों करते हैं। तो भाई साहब, ये प्रश्न का आंसर तो आपको आना चाहिए, पर मैंने लिखा हुआ है तो भी आप लोग पढ़ लो, ठीक है। क्या लिखा है देखो, क्योंकि ये सदैव सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा सीधा बनेगा, साथ ही साथ आभासी बनेगा, क्योंकि पता है जो सीधा बनाता है वो हमेशा उसके साथ आभासी लगता ही लगता है, ठीक है। प्रतिबिंब बनाता है, तथा ये वस्तु का काफी छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो जिसके कारण क्या होता है, सुनो, जिसके कारण जो उसका दृष्टि क्षेत्र वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा कि जैसे कि पापा कभी बाइक वगैरह चलाते हैं, तो जो साइड मिरर लगा होता है, उस मिरर में अगर आप लोग देखोगे तो पीछे का इतना बड़ा सा ट्रक अगर आ रहा है तो पूरा का पूरा ट्रक आपको दिख जाता है, और वो 6-7 गाड़ियां दिख जाती है पीछे तरफ। सोचो कितना छोटा सा दर्पण रहता है, लेकिन उस छोटे से दर्पण में इतना सारा चीज देखने को मिलता है, इतना सारा चीज दिख जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, प्रतिबिंब जो है वो छोटा बनाता है, इस कारण से उसका दृष्टि क्षेत्र बहुत ज्यादा है। इसी कारण से हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ ऐसा तो है ना कि ऐसा नहीं ना है कि पीछे जो ट्रक आ रहा है वो आपको उल्टा दिख रहा है, कि पहिया उसका ऊपर दिख रहा है बाकी सिर नीचे दिख रहा है, ऐसा नहीं ना है। वो सीधा प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण, हमेशा सदैव वो क्या बनाता है, सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, गाड़ियों में या फिर बोलो ड्राइवर जो होते हैं वो पीछे का दृश्य देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे आपका बात, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए, ये प्रश्न तो आपका हो गया। बाकी आप लोग पीडीएफ स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। बस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना है हम लोग का, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट 32 नंबर का प्रश्न है, लिखा है कि लेंस की क्षमता को परिभाषित करें और इसका ऐसा है मात्रक लिखें। तो देखो, मैंने आपके लिए दो डेफिनेशन लिखकर लाया हुआ है, आपको जो आपके लिए सहूलियत होगा, आपको जो अच्छा लगेगा वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। पहला हुआ है कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों का अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उस लेंस की क्षमता कहते हैं। बहुत ही सटीक आंसर है, बहुत ही अच्छा आंसर है, ठीक है ना। तो समझ लो, एक बार समझा देता हूं। होता है अभिसरण, एक अपसरण। अभिसरण मतलब होता है इकट्ठा करना, अपसरण होता है मतलब फैलाना। सबसे पहली बात तो बता दो कि जो लेंस की क्षमता, मतलब किसी भी क्षमता की बात हो रही है तो वो सिर्फ लेंस के लिए ही होता है, ठीक ना। और नाम से ही पता चल रहा है लेंस की क्षमता, ठीक ना। तो लेंस दो प्रकार का होता है, एक अभिसारी, एक अपसारी। अभिसारी कौन होता है, उत्तल लेंस होता है। अपसारी कौन होता है, अवतल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस होता है आपका अभिसारी, यानी कि वो क्या करता है, प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है, क्योंकि अभिसारी का मतलब ही होता है इकट्ठा करना, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि उत्तल लेंस का टेंडेंसी ही कि वो किरणों को क्या करता है, एक जगह इकट्ठा करता है। और एक होता है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस का क्या कारण होता है, कि क्या काम होता है, कि वो प्रकाश की किरण को अपसरित कर देता है, वो बिखरा देता है, फैला देता है, ठीक है।
तो इसलिए हम लोग उसको अपसारी लेंस भी बोलते हैं। तो ये प्रश्न भी आपका बन सकता है, याद रखिए बात। मेरी सभी बातों को सटीक से सुनने का ट्राई कीजिएगा। मैं बहुत सारा चीज़ें ऐसी बक देता हूँ जो आपका हुआ एग्जाम में आ जाता है, तो सिर्फ आंसर पे ध्यान मत दीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी सुनिए, ठीक ना। तो कोई अगर लेंस है आपका, चाहे वो अवतल लेंस है या उत्तल लेंस है, अगर उत्तल लेंस है तो वो कितना ज़्यादा प्रकाश के किरण को सिकुड़ा पाता है, सिकुड़ा पाता है या फिर बोलो अभिसरित कर पाता है, इकट्ठा कर पाता है, जितना ज़्यादा कर पाएगा उस लेंस का क्षमता उतना ज़्यादा होगा। और सेम अगर इन केस अगर वो अवतल लेंस है तो वो प्रकाश की किरण को कितना ज़्यादा अपसरित कर पाएगा, कितना ज़्यादा फैला पाएगा, जितना ज़्यादा फैला पाएगा उसका लेंस की क्षमता उतना ज़्यादा होगा। तो किसी भी लेंस में जितना ज़्यादा प्रकाश की किरण को वो अभिसरित कर सकता है या फिर जितना ज़्यादा फैला सकता है उस लेंस की क्षमता उतनी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए बोला जाता है किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों का अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उस लेंस की क्षमता कहते हैं। आई होप कि आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक बार डायग्राम से समझाया तो देखो, ये आपका उत्तल लेंस है, तो इससे अगर प्रकाश किरण आएगी तो इस प्रकार से, इस तरह से क्या होता है कि आपका अभिसरित हो जाता है, ठीक है। पर अगर मान लीजिए यही इनकेस अगर आपके पास अवतल लेंस है तो इस प्रकार से किरण आएगा और इस प्रकार से ये फैल जाता है, ठीक है। तो अब आपको आई होप कि डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जल्दी आपको जितने भी आपके किरण डायग्राम होते हैं कि भाई साहब कौन सा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कहाँ सा प्रतिबिंब होता है, क्या बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, उसका आपको जल्दी मैं शॉर्ट ट्रिक के साथ उसको बताने वाला, आपको टेंशन लेना है, ठीक है। जल्दी इसके बाद आपका फेस वाला वीडियो आएगा, बोर्ड में बताऊंगा बहुत अच्छे से, उसके बाद आपको जिंदगी भर कभी डाउट नहीं होगा। और अगर इनकेस अगर आप लोग 11-12 में अगर साइंस लेते हो तो आपको ऑप्टिक्स में बहुत जरूरी देगा, इसे बहुत काम देगा, ठीक है। अगर नहीं अभी दिक्कत हो गया तो वहाँ आपको समझने में बहुत दिक्कत होगा, अगर अभी क्लियर है तो वहाँ टेंशन नहीं होगा आपको। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या इसी का, जैसा कि बोला मैं 2 डेफिनेशन लाऊंगा। तो दूसरा डेफिनेशन क्या है कि देखो, संख्यात्मक रूप में लेंस की मीटर में व्यक्त फोकस दूरी का व्युत्क्रम उस लेंस की क्षमता कहलाती है। क्या कर रहा है कि संख्यात्मक रूप से, यानी कि अगर आप लोग गणितीय रूप में अगर इसका आप लोग डेफिनेशन देना चाहो तो क्या कहना है कि जो लेंस की जो क्षमता होती है, क्षमता बोल रहा है, जो लेंस की जो फोकस होती है, यहाँ पे फोकस होगा, ठीक ना, लेंस की फोकस, जो लेंस की फोकस होगा वो अगर आप लोग मीटर में ले तो आपको पता ही होगा कि फॉर्मूला आपके पास होता है, देख लो यहाँ पे P बराबर 1/f। तो f जो होता है वो हमेशा मीटर में होता है, ठीक है। तो जब आपका फोकस मीटर में है तो आप लोग उस मीटर में जब फोकस है तो उस फोकस का जब आप लोग व्युत्क्रमान लोगे, यानी कि समझ लो कि आपके पास f है तो f का व्युत्क्रमान क्या होगा 1/f, ठीक है। ये इसका व्युत्क्रम होगा, याद रखिए बात 1/f, बस उसको आपको 1/, में कर देना है। अगर ऐसा कर देते तो वो व्युत्क्रम हो जाएगा, ठीक है। तो यही बोला है कि अगर आपके पास किसी लेंस का अगर फोकस दूरी या फिर बोलो फोकस अगर आपका मीटर में है तो उसको अगर आप लोग व्युत्क्रम ले लेते हो, यानी कि उसका 1/, कर देते हो, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी लेंस की क्षमता हो जाएगी। बस लेंस की क्षमता को P से डिनोट किया जाता है, देख सकते हो, और फोकस दूरी को f से। तो अगर यहाँ पे f अगर मीटर में है तो इसको 1/f ही क्या कहलाएगा, आपका लेंस की क्षमता कहलाएगा, ठीक है। और जैसा कि प्रश्न में ये भी पूछा था कि लेंस की क्षमता कैसा है, मतलब क्या होता है, तो वैसा अब डायोप्टर होता है, ठीक है। डायोप्टर होता है, डायोप्टर को हम लोग बड़ा डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है, एक छात्र को अंतिम पंक्ति में बैठकर ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई होती है, बच्चा किस दोष से पीड़ित हो सकता है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो जनरली जो ब्लैक बोर्ड होता है वो थोड़ा दूर में होता है, जनरली यूँ समझ लो। तो दूर की वस्तु को जब कोई बच्चा साफ नहीं देख पाता है, यानी सीधा सीधी बात है कि ब्लैक बोर्ड को देख नहीं पाता है, तो ब्लैक बोर्ड जनरली दूर में होता है। तो दो यानी कि सीधा सीधी बात है कि बच्चा दूर की वस्तु को साफ नहीं देख पा रहा है। तो जब बच्चा या फिर हमारा आँख अगर दूर की वस्तु को अगर साफ नहीं देख पा रहा है तो याद रखिएगा उसका उल्टा दृष्टि दोष है उसे, यानी कि दूर का नहीं देख पा रहा है, यानी कि उसको निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। और यही अगर होता कि अगर वो सामने की वस्तुओं को अगर नहीं देख पा रहा है तो उसका उल्टा याद रखिएगा, उसको वो वाला दोष है, यानी कि सामने वाली वस्तु को अगर वो नहीं देख पा रहा है यानी कि उसको दीर्घ दृष्टि दोष है, याद रखिएगा बात। तो जैसा कि यहाँ पे ब्लैक बोर्ड को वो आसानी से नहीं देख पा रहा है, यानी कि उसको कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। तो देख लो मैंने वहीं पे लिखा निकट दृष्टि दोष से वो पीड़ित है बच्चा, ठीक है। और यहाँ पे पूछा कि उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो जनरली इस टाइप के दोष को हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपका निकट दृष्टि दोष है तो उसको हम लोग उपयुक्त क्षमता वाले अवतल लेंस का चश्मा यूज करके हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। आप आजकल तो आई लेंस भी आने लगा है, चश्मा बहुत कम पड़ रहा है जिसके पास पैसा ज़्यादा है, ठीक ना। और अगर आपके पास मतलब दूर दृष्टि दोष है आपको, तो भाई आपको उत्तल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। अब उचित क्षमता वाले का मतलब क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, अब भाई साहब समझो, मान लो अगर आपको यहाँ पे निकट दृष्टि दोष है
ठीक ना। तो क्या आप लोग दादाजी का चश्मा पहनोगे तो आपको साफ दिखने लगेगा, अपने मौसी का चश्मा पहनोगे तो साफ दिखने लगेगा? नहीं ना। आपको पहले चेक करवाना पड़ेगा, आपको चेक करवाना पड़ेगा कि आपके लिए कितना फोकस दूरी वाला आपको उत्तल लेंस या अवतल लेंस चाहिए, उसके हिसाब से डॉक्टर रिकमेंड करेगा। आपका जितना आँख खराब है उसके हिसाब से वो रिकमेंड करेगा, समझे ना। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि उपयुक्त क्षमता वाले, कुछ भी पहन लेने से नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर का प्रश्न होगा कि दिए गए चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है, कौन सी अभिक्रिया हो रही है, फिर कौन अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया का समीकरण लिखें। तो यहाँ पे देख लो, ये सूर्य का प्रकाश खिड़की से आ रहा है और यहाँ पे एक प्लेट जैसा रखा हुआ है। तो इस प्लेट में क्या है, तो आप लोगों ने सुना होगा चाइना डिश। ये चाइना डिश कोई खाने का चीज़ नहीं होता है भाई साहब। चाइना डिश बेसिकली इस बर्तन को बोला जाता है, याद रखिएगा बात, ठीक ना। इस बर्तन में ये जो रखा हुआ मटेरियल दिख रहा है, ये किस क्या है पता है? ये आपका सिल्वर क्लोराइड है, याद रखिएगा बात। तो जब सिल्वर क्लोराइड पर अगर सूर्य की प्रकाश पड़ती है, ठीक ना, तो वो क्या होता है पता है? आपका Ag और Cl में टूट जाता है, क्योंकि देखो सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AgCl। तो जैसे उसमें सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वो Ag और Cl में टूट जाएगा। क्योंकि Cl अकेले नहीं रह सकता, ये हमेशा दो अणु के साथ रहता है, इसलिए Cl2 लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना है, देख लो यार, सूर्य के प्रकाश से क्या हो रहा है कि देख लो AgCl जो है टूट जा रहा है, यानी कि यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। यहाँ पे एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जा रहा है, वियोजन अभिक्रिया हो रही है। पर कैसे वियोजन हो रही है? वियोजन भी 3 प्रकार का होता है। एक ऐसा वियोजन, क्योंकि भाई साहब वियोजन कराने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। भाई साहब किसी का अगर बॉन्ड तोड़वाना है तो पहले आपको उसके अंदर फूट डालना पड़ेगा, यानी कुछ आपको एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से देख लो, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, यानी प्रकाश के माध्यम से टूट रहा है, तो ये कौन सा वियोजन हो जाएगा? प्रकाशीय वियोजन हो जाएगा। गलती से यहाँ उसमें वियोजन लिखा गया, आपको याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रकाशीय वियोजन हो जाएगा, ठीक है। कौन सा अभिक्रिया यहाँ पे हो रही है? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। आप लोग वियोजन अभिक्रिया भी लिख दोगे ना तो एग्जामिनर सोचेगा चलो ठीक है आधा नंबर तो दे देते, पर फुल नंबर चाहिए तो प्रकाशीय वियोजन लिखेगा। क्योंकि जैसा कि मैंने बोला वियोजन 3 तरह से होती है। एक प्रकाश के माध्यम से, जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हो, ठीक है। और एक होता है आपका विद्युत के माध्यम से, जैसे कि अगर आप लोग जल में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कर दोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो वो वियोजन तो हुआ, पहले H2O था, वो बाद में H2 और O2 बन गया, अलग अलग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूट गया, ठीक। वहाँ तो वियोजन हो रहा है, पर किसके माध्यम से हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, विद्युत के माध्यम से। तो हो जाएगा आपका कौन सा वियोजन हो जाएगा? वो आपका विद्युतीय वियोजन हो जाएगा। और एक वियोजन होता है आपका उसमें वियोजन, जो कि मैंने यहाँ पे गलती से मिसप्रिंट कर दिया है। वो उसका में क्या होता है कि उसको अगर आप लोग हीट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो टूट जाएगा, ठीक है। अब इसका उदाहरण आप लोग जरूर दो। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, प्रकाशीय वियोजन का फिलहाल अभी आप लोग 10 क्लास में 2 गो एग्जाम्पल पढ़ोगे। या तो जो कि आप लोग फर्स्ट देख रहे हो कि अगर सिल्वर क्लोराइड है तो वो Ag और Cl2 में टूट जाएगा। और एक होता है AgBr। क्या होता है? AgBr। अगर AgBr भी आपका जो है अगर आपके पास ऑप्शन में तो वो करेक्ट है, क्योंकि AgBr भी क्या करता है? प्रकाशीय वियोजन शो करता है। इसमें भी अगर सूर्य का प्रकाश डालोगे तो ये Ag और Br2 में टूट जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा बात। साथ ही साथ यहाँ पे ये जो तीर का ऊपर में आप लोग एक बार यहाँ पे सूर्य का प्रकाश जरूर लिख लीजिएगा, मोस्ट कंपल्सरी है। यहाँ मैंने लिखना भूल गया, फिर समझ लो प्रिंट मिस्टेक हो गया, ठीक है। मैंने तो लिखा था, प्रिंट मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रकाशीय, यहाँ पे एक बार जरूर लिख दीजिएगा सूर्य का प्रकाश, ठीक है, तीर का ऊपर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेगा कि 2 तत्वों का नाम लिखिए जिसका बाह्य कोश पूर्ण हो। तो जितने भी अक्रिय गैस होते हैं वो सभी का सभी जो उसका बाह्य कोश होता है वो फुल होता है। जैसे कि आपका हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, और भी क्या क्या है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है कि समझाते श्रेणी क्या है। तो देख लो भाई साहब, यौगिकों की ऐसे श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकारात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है उसे समझाते श्रेणी कहता है। जैसे कि कोई अगर हाइड्रोकार्बन है, जैसे मान लो एल्किन हाइड्रोकार्बन है या अल्काइन हाइड्रोकार्बन या फिर एल्केन हाइड्रोकार्बन है, ठीक ना। तो सभी एल्केन में अगर मान लो कि OH लगा हुआ है, क्या ये प्रकारात्मक समूह है? तो वो क्या हो जाएगा? प्रकारात्मक समूह का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। सो भी क्या है, उसके बीच में क्राइटेरिया है कि एक दूसरे के बीच में CH2 का अंतर होना चाहिए। जैसे कि देखो ये जो आपके पास CH4 है, ये बेसिकली CnH2n, थोड़ा अच्छा से लिख दूं, CnH2n+2, यानी कि एल्केन का एग्जाम्पल है CH4, ठीक है, क्योंकि सभी इन सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ये भी आपका एल्केन का एग्जाम्पल है, ठीक है। और देख लो ये क्रमागत है, यानी कि ये आपके पास मेथेन है या आपके पास इथेन है, ठीक ना। क्रमागत है, पहले मिथेन के बाद ही इथेन होता है एल्केन समूह में, ठीक है। क्रमागत है और इनके बीच में देखो आपका जो अंतर है, देख लो यहाँ पे 2 कार्बन, यानी कि 1 कार्बन बढ़ा है, और यहाँ पे 4 यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, यानी कि 2 हाइड्रोजन का वृद्धि हुआ, यानी कि
H2 का वृद्धि हुआ है। तो अगर CH2 का अगर अंतर है तो भी वो क्या कहलाएगा, पर वो आपका जो है आपका समजात श्रेणी का उदाहरण में आ जाता है। समझ में आ गया ना मेरा बात, कि क्या होना चाहिए कि वो एक ही प्रकार के प्रकारात्मक समूह से विस्थापित होना चाहिए। अगर आपके पास OH यानी कि अल्कोहल है तो सभी का सभी अल्कोहल से विस्थापित होना चाहिए। अगर आपके पास CHO है, एल्डिहाइड है, तो क्या होगा, सभी का सभी एल्डिहाइड से विस्थापित होना चाहिए, सभी का सभी। ठीक है। अगर आपके पास सभी में COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो सभी का सभी आपके पास हाइड्रोकार्बन में, चाहे वह एल्केन हो या एल्कीन हो या एल्काइन हो, सभी में जो हाइड्रोजन जो होगा वो किसके द्वारा विस्थापित होगा, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा विस्थापित होना चाहिए। और क्रमागत, जैसे कि यहाँ पे देख लो CH4 और C2H6, इस प्रकार से प्रत्येक क्रमागत के बीच में CH2 का अंतर होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा बात। तो वो क्या कहलाएगा, समजात श्रेणी कहलाएगा। वही चीज मैंने लिखा हुआ है कि ऐसे कार्बनिक श्रृंखला जिसमें स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकारात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है वो समजात श्रेणी करता है। साथ ही साथ और क्या लिखा हुआ मैंने, देखो, और इसके किसी भी दो क्रमागत सदस्यों के अनुसूत्र के बीच सदा CH2 का अंतर होता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, हमेशा समजात श्रेणी का एग्जाम्पल कहलाएगा। ठीक है, याद रखिएगा बात। बाकी मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तो आप लोगों ने अभी मैंने बता दिया, और एक देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है कि CH3OH, यहाँ पे लिखा हुआ है C2H5OH। बस यहाँ पे क्या है कि मेथेन यहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ के लिखा हुआ है कि इथेन। अब लोग सर मिथेन और इथेन में तो भाई साहब कोई भी यहाँ पे प्रकारात्मक समूह है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है तो भी कोई दिक्कत है नहीं। बस इतना देखे कि क्रमागत के बीच में CH2 का अंतर होना चाहिए। पर इसमें तो है ना, देख लो इसमें OH है और यहाँ भी OH लगा हुआ है, तो इसमें एक ही प्रकार का जो कि आपका अल्कोहल है जो कि क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को यहाँ से विस्थापित कर रहा है, प्रतिस्थापित कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, प्रकारात्मक समूह का एग्जाम्पल हो जाएगा। साथ ही साथ देख सकते हो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन गिने तो 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कहता है 5 और इधर एक 6 हुआ है, तो 4 और 6 के बीच में 2 का अंतर होता है। साथ साथ यहाँ कार्बन एक यहाँ 2 यानी कि 1 कार्बन का अंतर, यानी कि CH2 का अंतर है। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका समजात श्रेणी का भी एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हम लोग जितने भी प्रश्न पढ़ रहे हैं सभी का सभी 2 नंबर का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखा कि विखंडन बहुविखंडन से किस प्रकार भिन्न। यहाँ पे क्वेश्चन में प्रिंट मिस्टेक है, मैंने जान के जो यहाँ पे मेरा प्रिंट मिस्टेक नहीं है, मॉडल पेपर में ही मिस्टेक किया हुआ है, पता नहीं कौन आदमी बनाया था, लग रहा है पी के बना लिया था क्या। ठीक ना, यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ द्विविखंडन होना चाहिए। ठीक ना, क्योंकि आप लोग कहीं भी ढूंढ के देखो तो द्विविखंडन और विखंडन के बीच में ही अंतर पूछता है। ठीक ना, कभी भी विखंडन बहुविखंडन के बीच में नहीं पूछेगा। क्यों, क्योंकि जो विखंडन होता है उसी का काइंड होता है बहुविखंडन और द्विविखंडन। ठीक ना, समझ में आ रहा है ना। कभी सुने हो आप लोग, ऐसा ही होता है, समझ लो कि दोनों ऐसे बोलता है कि भाई साहब उन लोग अगर 2 बेटा है, ठीक है, जैसे हम और जैसे कि पंकज सर, ठीक ना, हम और पंकज सर भाई हैं, ठीक है, तो हम लोग के बीच का बात चलता है बहुत सारे बाहर में कि सूरज ये अलग है, पंकज थोड़ा सा उससे अलग है, तो हम लोग के बीच का डिफरेंस चलता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि सूरज का और मेरा पापा के बीच का क्या डिफरेंस है, यानी कि बाप से कोई बात नहीं करता है, बाप और बेटा के बीच में डिफरेंस नहीं देखता है, हमेशा जो बेटा बेटा होता है उसी के बीच में डिफरेंस देता है, फिर बेटा बेटी के बीच में डिफरेंस देखा जाता है। ठीक ना, तो बताओ बहुविखंडन और द्विविखंडन जो है वो किसका बेटा है, विखंडन का। वही में लिखा है कि विखंडन क्या होता है, देखो इनमें कोई जीव 2 या 2 से अधिक भागों में टूटकर नए संतति का निर्माण करते हुए विखंडन कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है जनरली, एक होता है द्विविखंडन और एक बहुविखंडन। द्विविखंडन क्या होता है कि इसमें जो कोशिका होता है वो 2 कोशिका में विभाजित होता है, जनरली समान भाग में ही होता है। ठीक ना, जैसे कि एग्जाम्पल देखा जाए तो अमीबा, ठीक ना, 2 समान भागों में विभाजित होता है और वो फिर से नया नया संतति उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और बहुविखंडन में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि कोशिका जीव बहुत सारे कोशिका में विभाजित हो जाता है। जैसे कि सपोज दैट कि अमीबा में 2 ही विखंडन होता है, यानी कि अमीबा अगर है उसको वो अगर विखंडित होगा तो ये 2 भाग में विखंडित हो जाएगा और ये अपना बड़ा हो जाएगा, फिर यह अपना अलग बड़ा हो जाएगा, यानी कि 2 संतान निकलेगा इसका। जैसे कि प्लाज्मोडियम है, ये क्या करता है कि इस प्रकार से गोला जैसा था, ये हजारों नहीं, मैंने बहुत सारा इस प्रकार से टूट जाता है और वो प्रत्येक हिस्सा अपना फिर से एक नया प्लाज्मोडियम बन जाता है। ठीक ना, तो इसमें बहुविखंडन होता है। तो देख सकते हो कि विखंडन का ही काइंड है द्विविखंडन और बहुविखंडन। तो क्या पॉसिबल है कि ऐसा हुआ कि विखंडन बहुविखंडन से किस प्रकार भिन्न है, अरे बाबा ये तो उसी का काइंड है, तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन में द्विविखंडन होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा बोलते हैं कि द्विविखंडन और विखंडन में क्या अंतर है, तो आप लोग देख सकते हो क्या विखंडन से द्विविखंडन में 2 बनते हैं, इसमें बहुत सारे बनते हैं। ठीक ना, तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न लिखा कि पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के आर किया है। तो फर्स्ट आर जो है वो क्या है तुम्हारा, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्यूज, यानी कि इनकार कर देना, सख्त मना कर दो। जैसे कि भाई साहब प्लास्टिक है, सख्त मना कर दो यूज करने के लिए, उसके जगह कपड़ा का थैली लेके जाओ, सीधा सा बात है। स्टील का बर्तन लेके जाओ, बोले कि सर प्लास्टिक का यूज नहीं करेंगे तो तेल वगैरह कैसे लेंगे, स्टील का बर्तन लेके जाओ ना भाई साहब, क्या दिक्कत है। ठीक है, आर
नेक्स्ट आर, ये तो फर्स्ट आर हो गया। सेकंड आर क्या है? रिड्यूस, यानी कि कम उपयोग करना। आप बहुत जरूरत है उपयोग करो भाई साहब, दो की जगह एक ही प्लास्टिक ले लो। आप लोग गोल की जीरा लेते हो घर में आके तो मिक्स हो ही जाता है। एक काम करो, एक ही को प्लास्टिक में गोलकी को और जीरा को एक ही साथ डाल दो। क्या जरूरत है कि गोलकी का अलग प्लास्टिक लेना, जीरा का अलग प्लास्टिक लेना? तो ये सब बुद्धिमानी होता है, ठीक है। ये सब करोगे तो पर्यावरण बचेगा। 3 नंबर में देखो लिखा है कि रीयूज, पुनः यूज करो। एक बार प्लास्टिक यूज करके आप लोग फेंक देते, उसको रखो ना भाई साहब जोगा के। जब काम करने जाओगे तो टिफिन जो मम्मी देती है उस टिफिन में प्लास्टिक चाहिए ना, उसको अच्छे से मैंने टिफिन को प्लास्टिक के अंदर डाल देता है कि उसका ढक्कन ना खुले, तो उस प्लास्टिक का यूज़ कर लो वापस से, ठीक है। क्यों अलग से प्लास्टिक लाना, सीधा सीधी बात है। 4 नंबर का क्या लिखा है कि देखो रिपर्पस, पुनः प्रयोजन। अब भाई साहब मेरे घर में क्या है कि प्लास्टिक है, मैंने गलाकर चेयर बना दिया, देखो उसका पर्पस चेंज हो गया, अलग बन गया वो, ठीक है। ये होता है पुनः चक्रण, जैसे आप लोग चक्रण, जिसको रिसाइकल बोलते हैं। जैसे कि देखा होगा आप लोगों ने, जो भाई साहब मैं तो पीता नहीं हूँ, जो दारू वारू पीते हैं उसका जो बोतल होता है वो सड़ता नहीं, कांच का बना होता है। तो क्या करता है, बहुत सारे आते हैं लोग, तो वो क्या करते हैं, उस सबको उसको इकट्ठा करके ले जाते हैं। तो क्या करते हैं, उसको वापस से फैक्ट्री में रिसाइकल करते हैं, उसको फ्रेश करके धो धा के फिर से वापस से बोतल बनाया जाता है, समझे ना। तो इस प्रकार से ये 5 उपयोग क्या है, रिफ्यूज, इनकार कर देना सख्त, जरूरत नहीं तो मत लो, ठीक है, जुट मुट का बर्बाद मत करो, समझे ना। 2 नंबर में होता है रिड्यूस, यानी कम उपयोग करना। एक होता है रीयूज, यानी पुनः उपयोग करना, और एक होता है रिपर्पस, पुनः प्रयोजन, और एक होता है रिसाइकलिंग, यानी पुनः चक्रण। 5 को याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में 3 लिखने को बोले या 5 को 5 लिखने को बोले, ठीक है। तो ये 2 नंबर का प्रश्न था। अब यहाँ से आपका देख लो, यहाँ से आपका 3 नंबर का प्रश्न शुरू हो जाता है, ठीक है। सबसे पहला और सबसे अच्छा प्रश्न लिखा हुआ है, देख लो, इस प्रकार प्रश्न आपका आएगा ही आएगा। यह कि 5 सेमी लंबाई की एक वस्तु, 5 सेमी लंबाई की वस्तु दिया हुआ है, 10 सेमी फोकस दूरी वाले, समझ लो फिर को 10 वाले एक अवतल लेंस, यहाँ पे गलती से प्रिंट मिस्टेक है, मैंने नहीं किया, मॉडल पेपर मिस्टेक है, यहाँ पे अवतल लेंस लिखा हुआ है, पर जो इंग्लिश से भी आपका मॉडल पेपर में लिखा है बहुत अच्छी बात है। तो इंग्लिश में सही लिखा है पर हिंदी में गड़बड़ कर दिया, क्या कर रहे हो भाई साहब, ठीक ना। हिंदी में क्यों गड़बड़ कर रहे हो, तो देखो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे उत्तल लेंस होगा, मैंने जानकर इसको गलत करके लिखा, मैं चाहता तो सुधार के ला सकता था, पर आपको दिखाना था। तो यहाँ पे उत्तल लेंस होगा, ठीक ना, याद रखिए बात। और ये आपका एनसीईआरटी का शायद 10 नंबर का प्रश्न है, क्लास चैप्टर 10 का, ठीक ना, याद रखिए बात। लिखा हुआ है कि लेंस, यानी कि इस यहाँ पे उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी दी हुई है वो क्या दी हुई है कि 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या दिया हुआ है कि 25 सेंटीमीटर दूर रखी गई, यानी कि आपको क्या क्या दिया हुआ है, देखो सबसे पहले लिखा हुआ है कि जो आपका 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक वस्तु, यानी कि जो वस्तु का जो ऊंचाई दे दिया गया, यानी कि आपको देखो यहाँ पे लिखा है कि बीम की ऊंचाई दे दिया है, कितना दे दिया, 5 सेंटीमीटर दे दिया गया, ठीक है, वो चीज़ मैंने लिखा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका अवतल लेंस का आपको फोकस दूरी दे देगा 10 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि ये आपका अवतल बड़ा उत्तल लेंस, ठीक ना, उत्तल होगा। यहाँ पे उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो इधर जाके होता है, यानी कि इधर आपका देखा जाए तो वो किस साइड में होता है, वो पॉजिटिव साइड में होता है, इसलिए हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव लेंगे। इसका फोकस दूरी क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अवतल लेंस रहता तो यहाँ पे नेगेटिव लेते, याद रखिएगा बात, ठीक ना। बाकी सब कुछ सेम होता, तो यहाँ पे इसलिए हम लोग क्या करें, देख लो फोकस दूरी जो कि आपको एफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक ना। चलिए आगे समझ में आ गया यहाँ तक। उसके बाद आपको दिया हुआ है कि जो लेंस है वो 25 सेंटीमीटर दूर रखिए, क्या वस्तु, यानी कि वस्तु की दूरी दिया गया है, यानी कि वस्तु लेंस से कितनी दूर है, जिसको हम लोग वस्तु की दूरी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। क्योंकि भाई साहब देखो आपको यहाँ पे क्या क्वेश्चन में दिया है कि वस्तु की दूरी दिया हुआ है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे मान लो ये उत्तल लेंस है, तो वस्तु को हम लोग हमेशा बाईं तरफ रखते हैं, और बाईं तरफ हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक ना। तो इसलिए इसको हम लोग वस्तु की दूरी को हमेशा नेगेटिव लेते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। सभी का सभी सेंटीमीटर में, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। कोई अगर एक आध मीटर में होता तो आपको टेंशन लेने की जरूरत थी। बाकी अगर आप लोग चाहो तो लास्ट में आंसर लाने के बाद उसको मीटर में चेंज कर दोगे तो पूरा का पूरा आंसर मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या क्या निकालना है, देखो लिखा है कि प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, ठीक ना। प्रतिबिंब कहाँ पर है, कितनी दूर पर है, कितना दूर पर बनेगा वो निकालना है। आकार और प्रकृति याद करना है कि वो वास्तविक है कि उल्टा है, बड़ा है कि छोटा बनेगा, वो आपको याद करना है, ठीक है। तो भाई साहब मैंने भी आपको समझा दिया कि भाई साहब बीम की ऊंचाई दी गई है, बीम की ऊंचाई को हम लोग एच से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश से, ठीक है। तो आपको बीम की ऊंचाई दे दी है, कितना दे दिया, 5 सेंटीमीटर। फोकस दूरी दे दिया है 10 सेंटीमीटर। वस्तु लेंस से कितनी दूरी दे दिएगा, जो यू दिया कितना दिया, -25 सेंटीमीटर। 25 दिया हुआ है, पर आपको याद रखना पड़ेगा कि आपका यहाँ पे उत्तल लेंस की बात की है तो माइनस लेंगे, ठीक है। आपको बिंब दूरी याद करना है, प्रतिबिंब की दूरी की भाई लेंस से कितना दूर पर है, तो उसके लिए यानी कि आपको भी याद करना है, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, भी से, और बीम की दूरी को यू से, ठीक है। और आपको क्या याद करना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई भी याद करना है। ऊंचाई याद करोगे तब ना पता चले कि प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है। भाई साहब क्वेश्चन ने पूछा ना कि उसका आकार क्या है, तो आकार ज्ञात करने के लिए आपको ज्ञात करना पड़ेगा कि भाई साहब वो कितना बड़ा है, और वो तभी ना ज्ञात होगा जब आपके पास एच डैश होगा कि भाई प्रतिबिंब कितना बड़ा बना, प्रतिबिंब कितना बड़ा बना, तभी ना आप लोग उसको बीम से कंपेयर करोगे कि भाई साहब चलो बड़ा बना है कि छोटा बना है। तो इसलिए आपको एच डैश भी ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे,
सीधा सीधी बात है, आपको यहाँ पे एफ दिया हुआ है, यू भी है, और एक फॉर्मूला होता है जिसमें आपका एफ यू और भी के बीच में रिलेशन होता है, और हमको भी तो चाहिए, जो कि होता है आपका लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र सिमिलर होता है, बस यहाँ पे जो माइनस है इसके जगह प्लस हो जाएगा अगर आपका दर्पण सूत्र है तो, ठीक ना। तो ये तो चूंकि लेंस सूत्र है तो क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u बराबर में 1/f, ठीक है, याद रखिएगा बात। अगर दर्पण सूत्र होता तो 1/v प्लस हो जाता 1/u बराबर 1/f, ठीक है। मान पुट कर दो तो 1v निकालना तो 1/v को 1/v बराबर में बराबर क्या यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस बराबर हो जाएगा 1/-25, क्योंकि u का जो वैल्यू है वो -25 आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ठीक ना। बराबर में 1/f फोकस दूरी जो कि आपको 10 सेंटीमीटर दिया तो 10 लिख देते हैं, चूंकि पॉजिटिव होगा ये, क्योंकि उत्तल लेंस है इसीलिए पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। सॉल्व कर दो तो देख लो यहाँ भी माइनस है, क्योंकि जो आपके पास यहाँ पे जो यू का वैल्यू दिया है वो माइनस में, तो इसलिए ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आ गया आपके पास। तो 1/v प्लस 1/25 बराबर में आपके पास 1/10 बन गया। अब देखो यहाँ से क्या करो कि देख लो, आपको यहाँ पे 1/v का मान चाहिए, अगर देखा जाए तो v का मान चाहिए, तो v के साथ 1/, में लगा हुआ है, तो इसलिए इसको यहाँ पे रहने दो, इधर को उधर भेज दो, ठीक ना। संख्या वाला चीज़ को एक तरफ भेज दो, तो देखो मैंने भेज दिया, तो इधर पॉजिटिव में 1/25, तो उधर जाकर नेगेटिव में आ गया 1/-1/25, ठीक है। तो यहाँ से देख लो 10 और 25 के एलसीएम लोगे तो 50 आ गया, यहाँ पे बच गया आपके पास 5 - 2, अब एलसीएम लेना आता है ना जी आपको, तो यहाँ से आपके पास आ गया 3/50, ठीक है। ये तो आपका 1/v का वैल्यू है, लेकिन v का वैल्यू निकाला तो क्या करो, दोनों को दोनों पलट दो या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, तो सबसे आसान रहेगा कि दोनों तरफ पलट दो, इधर पलटोगे तो इधर v बन जाएगा, इधर पलटोगे तो 50/3 बन गया। अब ये सेंटीमीटर में है बाबू, याद रखिए बात, आप लोग चाहो तो मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, पर सेंटीमीटर में तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक ना। तो ये आपका आंसर हो गया 50/3 सेंटीमीटर। चाहो तो आप लोग पॉइंट में निकालोगे तो 16.67 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, देखो जो भी जो है वो कितना भी यानी कि जो आपका प्रतिबिंब है वो लेंस से कितना दूर है, देख लो कि लिखा हुआ है कि 16.67 तो नहीं बोलते 16.67, क्योंकि पॉइंट के बाद सिंगल बोला जाता है, पॉइंट के बाद ऐसा नहीं बोलना चाहिए 67, कैसे बोला जाता है 67 बोला जाता है, ठीक ना। तो 16.67 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि ये पॉजिटिव में आंसर आया है। पॉजिटिव में मतलब आने का मतलब है कि ये आपका उत्तल लेंस है, ठीक ना। यहाँ पे आपके प्रकाशीय केंद्र ओ है, इस साइड नेगेटिव होता है, इस साइड पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव इस साइड है, यानी कि ये किधर बनेगा, इस साइड बना हुआ है, और इस साइड होने का मतलब क्या है कि दर्पण के दूसरी ओर बना है, ठीक ना। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि देखो दर्पण बोला लेंस, ठीक ना, जैसे कि आपका बिंब जो होगा वो इधर होगा, ठीक ना, बाईं ओर, लेकिन प्रतिबिंब किधर बना है, आपका दाईं ओर बना है, तो इसीलिए बोलेंगे दूसरी ओर बना है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पे लिखा हुआ है कि प्रतिबिंब की स्थिति हम लोग को पूछा था, तो देखो क्या हो जाएगा, लेंस के दूसरी ओर बनेगा, और कितना दूर बनेगा, 16.67 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है। इतना दूर समझ में आ गया आपको। और ये अगर नेगेटिव रहता तो क्या बन जाता है, इस साइड ही बनता, जिस साइड आपका बिंब है, समझ में आ गया ना आपको, समझ में आ गया आपको। और यही अगर मान लीजिए, अगर आपका मान लीजिए ये दर्पण होता और इस साइड बनता तो क्या बोलते हैं, दर्पण के पीछे, पर ये लेंस है इसलिए बोलेंगे दूसरी ओर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखो, अब हमको क्या ज्ञात करना है, हमको देख लो, सबसे पहला बात तो भाई साहब हमको तो ये तो पता चल गया कि कितना दूर बनेगा सो, ठीक है। अब हमको ये ज्ञात करना है कि वो कितना बड़ा है और उसका प्रकृति क्या है, तो उसके लिए हमको आवर्धन का सूत्र का यूज करना पड़ेगा, जो कि होता है m बराबर में होता है h' बराबर में होता है v/u। जी हाँ, अगर आपके पास मैग्नीफिकेशन है m है, तो वो किसके बराबर होगा, h' के, और वो भी किसके बराबर होगा, v/u का। याद रखिएगा बात, बस अंतर इतना हो जाता है, अगर ये दर्पण का आवर्धन होता तो यहाँ पे बस खाली नेगेटिव एगो लग जाता, लेकिन -v/u हो जाता, ठीक है। पर ये किसका, लेंस का, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। इतना चीज़ याद रखिएगा बात। अब चूंकि हमको यहाँ m से कोई मतलब है नहीं, ठीक ना, पर आवर्धन का चूंकि सूत्र ही ये वाला, इसलिए हम लोग यहाँ पे m लिखना जरूरी था। अब भाई साहब आपका पापा आपको खिला रहा है तो पापा का भूल जाओगे क्या, नहीं ना, पापा काम रहे चाहे नहीं, पर पापा है, ठीक ना। तो इसीलिए m असल में m का ही फॉर्मूला, इसलिए m लिखना जरूरी है। हम लोग को बस इतना से काम है फिलहाल, क्योंकि हमको क्या चाहिए भाई साहब, हमको h' चाहिए, h का वैल्यू है हमारे पास, जो कि आपका बिंब की ऊंचाई है हमारे पास, और हमारे पास u का वैल्यू जो थोड़ा देर पहले u का वैल्यू है हमारे पास, v का वैल्यू थोड़ा देर पहले निकाला था, तो मान पुट कर दो, h' का वैल्यू चाहिए तो h' का रहने दो, h का वैल्यू जो कि हमारे पास है 5, देख सकते हो, यानी कि जो आपके पास बिंब की ऊंचाई दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का 5 रहने दो, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप लोग को, कोई कष्ट पीड़ा नहीं है ना, चलो ठीक है। तो ये 5 आ गया, बराबर में क्या आ गया यहाँ पे आपके पास b, तो b देखा थोड़ी देर पहले 50/3 आया था, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ये देख लो 50/3। हम लोग ये पॉइंट वाला का यूज नहीं करेंगे, पॉइंट वाला आंसर का यूज नहीं करेंगे, एक मिनट, हाँ, पॉइंट वाले आंसर का यूज नहीं करेंगे हम लोग, इसका यूज करेंगे ताकि हम लोग को थोड़ा आसानी हो, ठीक ना।
काटा छाटा करने में आसानी हो। तो ये आपका हो गया किसका वैल्यू, ये आपका हो गया v का, और u का वैल्यू -25 था। ठीक है, तो देखो क्या होगा, सो ये आपका जैसे आप लोग इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 50 बटे में हो जाएगा 3 इंटू का 25 50 से कट जाएगा 2 बार में। ठीक ना, तो 25 मैंने 50 कट जाएगा 25 से 2 बार में। ठीक ना, चूंकि यहाँ पे देख लो -25 था इसलिए -2 मैंने ऊपर चढ़ा दिया। ठीक है, क्योंकि माइनस नीचे नहीं रहता है, माइनस हमेशा ऊपर चला जाता है। ठीक ना, उसको कभी भी हर में नहीं लिखते, माइनस को अगर हर में है तो उसको अंश में लिख दो, कोई दिक्कत है नहीं। तो देख लो यहाँ पे 2 बार में कट गया, तो यहाँ पे आपके पास 2 बच गया, इधर कितना बच गया 3 बच गया। तो क्या हो जाएगा 2/3 और भी माइनस का बचा, इधर h-5 है ये, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो। तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो 5 - 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा h-3, तो क्या हो जाएगा आपके पास 3h- हो जाएगा। तो 3 को उधर ले जाओगे वापस, तो भागा में आ जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया -10/3 सेंटीमीटर। ठीक ना, तो ये आपका क्या निकल गया h-, यानी कि जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो कितना ऊंचा है, उसका कितना ऊंचा है -10/3 सेंटीमीटर। यहाँ माइनस का लोचा नहीं लेना है, माइनस यहाँ दूसरा कुछ बता रहा है, यहाँ माइनस ये बता रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा तथा आपका सीधा बनेगा। ठीक ना, वो उल्टा बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बाकी आप लोग चाहो तो इस प्रकार से आप लोग सेंटीमीटर में अगर पॉइंट में लाना चाहो तो इस तरह से ला सकते हो, जो क्या हो जाएगा -0.66 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो, तो आप निष्कर्ष क्या निकला इससे कि भाई साहब देखो प्रतिबिंब जो होगा वो बीम से छोटा होगा, क्योंकि देख लो जो आपका प्रतिबिंब का साइज बना वो कितना है 0.66 है, और जो आपका बिंब था वो कितना बड़ा था 5 सेंटीमीटर का था, तो भाई साहब छोटा ही है ना। तो इसीलिए यहाँ से पता चलेगा कि प्रतिबिंब जो है वो जो है छोटा बना है। ठीक है, बिंब से छोटा है। साथ ही साथ जो यहाँ पे नेगेटिव आया है, नेगेटिव आने का मतलब ये है कि यहाँ पे आवर्धन जो होगा वो नेगेटिव होगा, और जब आवर्धन नेगेटिव होता है तो प्रतिबिंब हमेशा बनता है वास्तविक तथा उल्टा, पॉजिटिव है तो आभासी तथा सीधा, याद रखिए बात। तो इस प्रकार से जो आपका प्रकृति बनेगा वो क्या बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा। बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, छोटा बनेगा, आपको समझ में आ गया। अब अगर पूछेगा कि कितना छोटा बनेगा तो उसके लिए आपको m ज्ञात करना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको आवर्धन निकालने को बोलेगा, तो भाई साहब बोलोगे सर तो आवर्धन तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आवर्धन का फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया था h- निकालने के लिए। ठीक ना, आप लोग को फिर से यहाँ पे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, आवर्धन m बराबर में h'/h। ठीक ना, क्योंकि आपके पास तो h' आ चुका है थोड़ी देर पहले, प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब बिंब की ऊंचाई तो आपको दिया हुआ है, तो फिर से आप लोग काटोगे छाटोगे तब जाके आपका फिर से m निकलेगा, समझे ना। तो अगर आवर्धन निकालने को बोले तो निकाल जरूर लीजिएगा, उससे पता चल जाएगा कि कितना बड़ा है कि कितना छोटा है, कितना गुना बड़ा है कितना गुना छोटा है। ठीक ना, तो वो तो बोला नहीं, तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न बन जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि एक विद्युत सर्किट का एक आरेख बनाइए जिसमें प्रत्येक 2 वोल्ट के 3 सेल की बैटरी। ठीक ना, और आपको लिखा है कि एक 5 ओम का प्रतिरोध, एक 8 ओम का और एक 12 ओम का प्रतिरोध, और एक प्लग कुंजी यानी कि उसमें स्विच भी है, सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो बस मैंने बना दिया, देख लो ये श्रेणी क्रम में। ठीक ना, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम मतलब एक ही तार में जुड़ा हुआ है, जिसमें से एक 5 ओम का प्रतिरोध दिख रहा है, 8 ओम का और 12 ओम का दिख रहा है। एक 2-2 वोल्ट की देख लो, यहाँ पे 3 बैटरी लगा, 2-2 वोल्ट की 3 बैटरी लगा, यानी कि 6 वोल्ट हो गया टोटल मिला के, तो इसलिए डायरेक्ट मैंने 6 वोल्ट लिख दिया। ठीक है, बड़ा वाला जो इधर होता है, इधर छोटा डंडा है, छोटा डंडा नेगेटिव होता है, बड़ा डंडा पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, पॉजिटिव इधर, इधर नेगेटिव। और हमेशा करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बढ़ता है, इसलिए तीर का निशान देख सकते हो इस तरह से ऊपर की तरफ। ठीक ना, इधर नीचे तरफ आया क्योंकि इधर नेगेटिव है इसलिए। और मैंने कोई स्विच भी लगा दिया, देख लो बस हो गया बात, ये बन गया आपका किरण रेखा डायग्राम। चलो आगे बन गया, ये प्रश्न आपका हो गया। चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कैसे 12 तक आपका साथ नहीं छोड़ेगा, जब तक साइंस पढ़ोगे साथ नहीं छोड़ने वाला है। ठीक ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण को लिखें। चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबक के चारों ओर एक काल्पनिक बंद वक्र रेखा है, जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होकर दक्षिणी ध्रुव में गमन करती है, या फिर उत्तरी ध्रुव से प्रकट होकर दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती है। जैसे सपोज दैट ये आपका छड़ चुंबक है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, या उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव है, तो क्या होगा कि इस प्रकार से लाइन निकलता है, इस प्रकार से मैंने इस प्रकार से नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाता है, यानी उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में जाता है, और ये चारों ओर होता है, चारों तरफ होता है, 10 दिशाओं समझ लो, सब तरफ होता है। और एक चीज याद रख लीजिएगा कि इसमें जैसे कि ये आपका चुंबक है, तो चुंबक ये नॉर्थ ये साउथ है, तो चुंबक के बाहर तरफ ये जो होता है ये क्या होता है, नॉर्थ से साउथ में गमन करता है, पर चुंबक के अंदर में ये साउथ से नॉर्थ की तरफ गमन करता है। तो देख सकते हो, ये देखा है तो ये लूप बनाते हैं, बंद लूप बनाता है। कैसे, सो देखो ये मेरा 20% बैटरी हो चुका है, थोड़ा नोटिफिकेशन हटा लो। हाँ, तो देखो होता ये है कि देखो ये आपका चुंबक है, ये आपका छड़ चुंबक है जनरली, तो ये इस प्रकार से आके इस प्रकार से मिल जाता है, यानी कि लूप बनाता है, इस प्रकार से चक्र बनाता है, लूप बनाता है, एक बंद वक्र बनाता है। तो जिस कारण से क्या होता है कि इधर आपका नॉर्थ इधर साउथ है, तो चुंबक के बाहर में नॉर्थ टू साउथ जाता है, और चुंबक के अंदर में चूंकि पोल बनाता है, इस कारण से ये साउथ टू नॉर्थ जाता है, यानी कि चुंबक के अंदर में दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में गमन करता है, चुंबक के बाहर में उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में, याद रखिए बात। ठीक ना,
चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को निरूपित करता है। जैसे कि सपोज दैट कि आपका क्षण चुंबक है, ये नॉर्थ साउथ पोल है। खाली क्षण चुंबक में नहीं, हर प्रकार के चुंबक में होता है, ठीक है, चाहे कृत्रिम चुंबक हो चाहे आपका प्राकृतिक चुंबक हो, ठीक है, सभी चुंबक में आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा ही। तो ये आपका मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है। तो इसमें अगर आप लोग इस प्रकार से अगर स्पर्श रेखा खींचोगे तो ये जो आपका डायरेक्शन बता रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन इस प्रकार से, ठीक है, ये डायरेक्शन बताता है, याद रखिएगा बात, ठीक है। अब देखो इसके क्या क्या गुण है समझो। चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में समाप्त हो जाती है, पता है आपको अभी थोड़ी देर पहले। चुंबक के अंदर में क्या होता है कि यह दिशा उल्टी हो जाती है, यानी कि दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में गमन करती है, ठीक है। यह बंद वक्र बनाती है, थोड़ा देर पहले बताया था कि ये क्या होता है कि अगर आपका चुंबक है तो इस प्रकार से पूरा बंद लूप बनाती है, ठीक है, जिस कारण से बाहर में आपका दिखता है आपको उत्तर से दक्षिण और अंदर में दिखता है दक्षिण से उत्तर गमन करती हुई, ठीक है। चौथा नंबर का है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा को प्रकाशित कर, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा को प्रदर्शित करता है। भाई साहब थोड़ी देर पहले बताया ना कि वो दिशा को इंडिकेट करता है। वह है कि चुंबक ध्रुवों के समीप क्षेत्र रेखाएं धनी होती है, अर्थात वहाँ चुंबक के क्षेत्र मजबूत होता है। देखोगे अगर आप लोग कि ये आपका चुंबक है, अगर ये नॉर्थ और पोल साउथ है, तो जब यहाँ सामने देखोगे ना तो यहाँ पे बहुत घना होता है, यानी कि चुंबक के क्षेत्र लाइन तो बहुत ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे दूर जाता है वो फैलते जाता है। यानी कि जो आपका चुंबक के क्षेत्र लाइन है वो जैसे जैसे आप लोग चुंबक से दूर देखोगे तो वो क्या होता है कि उनके बीच का डिस्टेंस कम होता है, मैंने बढ़ता चला जाता है, बढ़ते चला जाता है। मान लो कि यहाँ जैसे कि ये आपका एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा है और ये वाला एक है, तो इसके बीच का डिस्टेंस मान लो 2 सेंटीमीटर है, थोड़ा दूर बाद जाओगे तो देखोगे 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि वो बढ़ता चला जाता है, यानी कि उनके बीच का जो डिस्टेंस हो जाता है, आपस का बीच का डिस्टेंस वो बढ़ता चला जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? तो क्यों भाई साहब, सबका कुछ ना कुछ पावर होता है ना। जैसे कि चुंबक के सामने अगर आप लोग कोई लोहा को जगह वो ज़्यादा जोर खींचेगा, पर अगर मान लो कि लोहा को अगर आप लोग दूर में रखोगे तो उतना जोर से नहीं खींच पाता है, वो खींचने में समय लगता है, फिर समय को खींच ही नहीं पाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धीरे धीरे उसका चुंबक के क्षेत्र रेखा है वो कमजोर हो जाती है, जिस कारण से उसका पावर कम हो जाता है, सामने में उसका पावर होता है। जैसे कि आप लोग देखोगे ना, एक दो लड़का क्या करता है, सामने में ही मार चुगली, मतलब सामने रहेगा तब कुछ नहीं बोलेगा, दूर जाएगा तभी चुगली करता है, समझ रहे हैं? सेम उसी तरह का बात है यहाँ पे, समझे। और दूसरा बात क्या है यहाँ पे, एक यहाँ पे ये बात को यहाँ पे लिखा हुआ पॉइंट में कि जितना नज़दीक होगा, यानी कि जितना ज़्यादा नज़दीक आपस में होगा चुंबकीय क्षेत्र का, वहाँ पे चुंबक के बल उतना ज़्यादा होगा। जैसा कि मैंने बोला, अगर लोहा को अगर चुंबक के जितना सामने लागे वो उतना जोर से खींचेगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे चुंबक के क्षेत्र की रेखाओं की लाइन बहुत ज़्यादा है, ठीक ना, जिस कारण से वहाँ पे क्या होता है, चुंबक के क्षेत्र जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पे एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड जरूर कर लीजिएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग चाहो तो भाई साहब इसको भूल जाओ, लेकिन उसको जरूर ऐड करना कि कभी भी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस को कभी भी नहीं काटती है। ये लिखना मोस्ट कंपलसरी, मैंने यहाँ पे नहीं लिख पाया, पर जब आपको पीडीएफ मिलेगा तब तक ये ऐड हो चुका होगा, ठीक ना। तो दो चुंबकीय रेखा क्षेत्र दो चुंबकीय रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है, ठीक है। अब क्यों नहीं काटती है, तो वो दो डायरेक्शन दिखाएगा, अगर काट देगा तो आप लोग पढ़ोगे आगे चल के, वरना आप लोग इसका कमेंट करके जरूर दीजिएगा आंसर, ठीक है। अब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है भाई साहब, तो देख लो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का उपचयन हो रहा है, यानी कि किसी अभिकारक में क्या है कि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो दूसरे अपचय, दूसरा का क्या हो रहा है, दूसरे अभिकारक क्या हो रहा है कि उपचयक हो रहा है। यानी कि एक में हो रहा है कि एक अभिकारक में क्या हो रहा है कि उपचयन है, उसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, या फिर हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, ठीक ना। या फिर दूसरे वर्ड में मैं बोलूँ कि क्या होता है कि भाई साहब दूसरे जो आपका विकारक है उसका भी क्या हो रहा है कि उसका अपचयन हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन निकलता है। जैसे एग्जांपल देखो, सबको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। और इसी को हम लोग उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, सेम ही नाम है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि इधर आपके पास CO और H2 क्या आपका अभिकारक है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो CO में ऑक्सीजन है, लेकिन इधर जाके क्या हो रहा है कि CO अकेला हो जा रहा है, ऑक्सीजन निकल जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है, यानी कि अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, अपचयन हो रहा है। अपचयन होने का मतलब क्या हो गया भाई साहब, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। और इन्हीं जगह पे देखो, इसी जगह पे साथ ही साथ में देख लो, यहाँ पे और एक अभिकारक है जो कि H2 है, जिसमें इधर जाके ये H2O बन जा रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे उपचयन हो रहा है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो देख लो, एक ही अभिकारक, एक ही अभिक्रिया है, और इस अभिक्रिया में आपका एक में आपको अपचयन देखने को मिल रहा है, एक में उपचयन देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से जितने भी रिएक्शंस होते हैं सभी क्या कहलाते हैं, आपको रेडॉक्स रिएक्शन या फिर अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहलाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा, अगर उपचयन है, उपचयन का मतलब होता है कि उसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, बस उल्टा याद रखिएगा कि उसमें हाइड्रोजन निकल जाएगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म में बात करें कि बोलो भाई साहब हाइड्रोजन के टर्म में बताओ कि वो अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। अगर हाइड्रोजन के टर्म में अगर आपको अपचयन पूछे तो उसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन उसमें वृद्धि होगा, लेकिन ऑक्सीजन निकल जाएगा। उल्टा होता है, अगर निकल रहा है तो दूसरा घुसेगा, ठीक ना। जैसे कि इसमें अपचयन में क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन निकलता है तो हाइड्रोजन क्या होगा, घुसेगा, यानी कि हाइड्रोजन में उसका वृद्धि होगा, ऑक्सीजन का ह्रास होगा। और अगर उपचयन है आपका तो उपचयन में क्या होगा कि अगर ऑक्सीजन एडिशन हो रहा है तो हाइड्रोजन क्या होगा, निकलेगा उसमें, ठीक ना। तो उल्टा होता है आपस में। आई होप आप लोगों ने देख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं।
कार्बन यौगिक के अनुसूत्र तथा संरचना लिखें। एक में ब्यूटेनॉन, उसके बाद क्लोरोपेंटेन और उसके बाद मेथेनॉन, ठीक ना। तो देखो आपका ब्यूटेनॉन का फॉर्मूला होता है C4H8O होता है, ठीक है। तो देख लो आपका इस प्रकार से संरचना होता है। C4 4 को कार्बन दे दिया, 4 को कार्बन देने के बाद देख सकते हो आपके पास जो कीटोन है, क्योंकि नॉन का किसका होता है, कीटोन का होता है, CO का होता है, और कीटोन हमेशा बीच में लगता है। देख लो बीच में का मतलब ये नहीं कि बीचे में होगा, मतलब लास्ट और फर्स्ट कार्बन में नहीं होगा, बाकी बीच में अंदर में कहीं भी हो सकता है, समझे ना। लास्ट से सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, फर्स्ट से सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, पर फर्स्ट और लास्ट कार्बन में कभी भी कीटोन ऐड नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका संरचना हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरोपेंटेन C5H11Cl, देख लो आपके पास ये संरचना हो गया। 5 गो कार्बन रहेगा और बाकी सब में 4 गो उसका वैलेंसी के हिसाब से हाइड्रोजन लगेगा, ठीक ना। मैथेनॉल है, नॉल है यानी कि उसमें क्या लग जाएगा, ऑल है यानी कि उसमें OH लगेगा। कोई क्या आपके पास अल्कोहल एक प्रकार का, तो यहाँ पे मेथेनॉल लिखा है, पहला कार्बन यानी कि उसमें सिर्फ एक ही कार्बन होगा, CH3OH होगा, ठीक ना। तो ये आपका संरचना कुछ इस प्रकार से बनेगा इसका। बहुत कुछ इसको ऐसे भी लिख देता है, C इस देगा, H दे देगा, इस प्रकार से यहाँ OH दे देगा और यहाँ पे लिख देगा OH लिख देगा। तो ये भी सही है, ठीक ना। OH को साथ में लिखो, चाहे O को भी अलग और H को भी स्प्लिट करके लिखो, बात बराबर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि मनुष्य के किन्हीं 3 हार्मोन तथा उनके कार्य लिखे। तो ये काम तो आप लोग भी खुद कर सकते थे। तो मैंने एक लिखा हुआ है कि एस्ट्रोजन क्या करता है, रुधिर में शर्करा स्तर का नियंत्रण करता है, ठीक ना। बाकी एक बार चेक कीजिएगा ना, एस्ट्रोजन ही है कि एक बार आप लोग जरूर चेक कीजिएगा, ठीक ना। एस्ट्रोजन है कि यहाँ पे आपके पास इंसुलिन है, इंसुलिन होना चाहिए, ठीक ना। यहाँ पे जब चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। एक बार चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थायरॉक्सिन हार्मोन का यहाँ पे क्या कर होता है, देखो थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जो होता है उसका उपचय करता है वो, ठीक ना। और वो हमारे शरीर का नियंत्रित करता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन सभी का, ठीक ना। तो ये आपका काम हो गया। अब होता है आपके पास होता है लेप्टिन का क्या कार्य है, देख लो। लेप्टिन का प्रमुख काम ऊर्जा के लिए शरीर की वसा भंडार का उपयोग करने के लिए दिमाग को निर्देश देना चाहिए। जैसे कि मान लो कि अगर आपका शरीर में बहुत ज़्यादा वसा है, अगर नहीं भी है तो कुछ तो जरूर होगा, बिना वसा कैसे जिंदा रहोगे भाई साहब, ठीक ना। फैट वगैरह जो है आपका शरीर में, अगर 2-4 दिन खाना नहीं खाओगे तो उसी फैट का यूज करके आपके क्या करेगा, शरीर का पूर्ति करेगा। तभी तो देखोगे कि मोटा लोग को क्या बोलते हैं, कम खाना का होता है, तब ना उसका फैट यूज होगा, तब ना वो पतला होगा, जाहिर सी बात है। तो इसका उपयोग होता है। यहाँ पे इंसुलिन होना चाहिए, आप लोग एक बार चेक कीजिए, ठीक है। एस्ट्रोजन तो भाई साहब ये तो आपका जनरल हार्मोन है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 45 नंबर के पास लिखा है कि हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं। मतलब क्वेश्चन ये है, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, वैकल्पिक का मतलब होता है कि कोई चीज़ है आपका, तो उसके जगह पे आप लोग और क्या चीज़ यूज कर सकते हो, ठीक ना। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि हम लोग अभी कोयला पूरा जला रहे हैं अंधाधुंध, तो आपको पता है कि कोयला का भंडार सीमित, आगे चल के वो खत्म हो जाएगा। तो जब भाई साहब कुछ तो उसे सोचना दिमाग पड़ेगा ना, कुछ लगाना पड़ेगा कि हम लोग क्या भाई साहब कुछ ऐसा है कि कोयला की जगह पे हम लोग उसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि कोयला हमें ऊर्जा देती है, ठीक ना। अब सबसे बड़ा डाउट तो मैं क्लियर कर दूं भाई साहब, ऊर्जा देने का मतलब बच्चा क्या सोचता है पता है, कि वो आग देता है। आग का ही मतलब सिर्फ ऊर्जा नहीं होता है, आप लोग का इलेक्ट्रिसिटी बनाना, ठीक ना। हमारे शरीर को भाई साहब ऊर्जा देने का मतलब हमारे शरीर को पोषण मिलना, ठीक ना। तो प्रत्येक चीज़ में अलग अलग इसका डेफिनेशन चेंज होते रहता है, ठीक ना। तो खाली ऊर्जा का मतलब आग सेकना या फिर आग ही नहीं होता है, समझे ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखा कि हमारे जीवन के लिए ऊर्जा का उपयोग आवश्यक है। बात तो सही भाई साहब, क्यों, खाना बनाने के लिए, बिजली उत्पन्न करने के लिए, यहाँ पे लिखा कल कारखानों यानी कि आपका फैक्ट्रियों में, सभी में क्या चाहिए, वाहनों को चलाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो देख सकते हो, ठीक ना। अब भाई साहब बिजली उत्पन्न करने के लिए भाई साहब आग तो जलाना है नहीं, तो भाई साहब इसका मतलब आप तो आपका जैसा आपको पता है कि भाई साहब ऊर्जा मतलब आग जलाना होता है या रोशनी होता है, तो भाई साहब बिजली उत्पन्न करने के लिए तो हमसे आग की जरूरत होती नहीं है। तो क्या या ऊर्जा नहीं यहाँ पे यूज हो रहा है, ऊर्जा यूज हो रहा है। ऊर्जा मतलब पावर होता है एक प्रकार, ठीक ना। तो ऊर्जा का मतलब खाली आग ही नहीं होता है, इसको निकाल दो दिमाग से, समझ ना। तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आपको सबको पता है, ठीक ना। जिसे हम अधिकतर क्या करते हैं, जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करते हैं। जैसे कि आप लोग देख लो भाई साहब, बात सही है कि नहीं, हम लोग ले दे के प्रकृति पर ही निर्भर हैं, समझ लो मेरी बात, ठीक ना। कहाँ चला गया जी, आ जाओ 1 मिनट रुक जाओ, ये रहा, ठीक ना। ले दे के हम लोग कहाँ निर्भर करते हैं, प्रकृति पर ही निर्भर करते हैं। आपको आई होप कि समझ में आ रहा होगा बात। जैसे अगर मैं बात करूँ तो बोलोगे सर मैं घर में तो खाना बनाता हूँ, ठीक ना, तो मेरा तो घर, सर मैंने तो खाना तो मैंने बनाया, तो मैं प्रकृति पे कैसे निर्भर रहा। तो भाई साहब जो आपने खाना बनाया, जो आपने मसाला यूज किया, जो आपने सब्जी यूज किया, चलो जो आपने कोयला यूज किया या फिर जो लकड़ी यूज किया, जो LPG यूज किया, कहाँ से आ रहा है। चलो जो आपने लोहा यूज किया वो कहाँ से आ रहा है, जो आपने धातु का कढ़ाई वगैरह बनाया कहाँ से आ रहा है। चलो मिट्टी का बर्तन है वो कहाँ से आ रहा है, प्रकृति से ना आ रहा है भाई साहब। तो ले दे के कहाँ जाएंगे हम लोग, प्रकृति के पास ही जाएंगे, इसलिए उसको बचाना बहुत जरूरी है, ठीक ना। तो भाई साहब
अधिकतर देखा जाए कि जितने भी आपके जैसे बिजली बनाने के लिए हम लोग कोयला का यूज करते हैं, बहुत सारे आपके नावे, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, खाना बनाने के लिए भी हम लोग भाई साहब जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं, आपको पता है। कल कारखानों में तो होता ही यूज। तो अधिकतर क्या होता है कि जीवाश्म ईंधन का उपयोग होता है। और आपको पता है, जैसे कि आपको पता चलेगा कि जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक ना। तो अनवीकरणीय संसाधन यानी कि वो आगे चल के खत्म हो जाएगा, समझे ना। तो भाई साहब जब खत्म हो जाएगा तब हम लोग बिजली कैसे बनाएंगे, खाना कैसे पकाएंगे, कल कारखाना कैसे चलेगा हमारा, बताओ, समझे। तो उसी को बरकरार रखने के लिए, ताकि हमें आगे चल के कठिनाई ना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का उपयोग कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि भाई साहब क्या हम लोग कोयला के अलावा दूसरी चीज़ का यूज कर सकते हैं। तो वही चीज़ अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि पृथ्वी में संचित कोयला, पेट्रोलियम लंबे समय तक हमारी आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं। आपको पता है कि अभी तक हम लोग कोयला, पेट्रोलियम का मतलब जो डीजल पेट्रोल वगैरह हो गया, केरोसिन वगैरह हो गया, उस सब पर अभी भी हम लोग आश्रित है और अभी भी यूज कर रहे हैं। कहाँ से आ रहा है भाई साहब, पृथ्वी से आ रहा है, ठीक है। अभी भी ये धरती की गहराई पर विद्यमान अभी भी है तभी ना यूज कर रहे, सीधा सी बात है। हाँ, और उन्हें प्राप्त भी कर रहे हैं, देख रहे हो आप लोग। पर ये अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, पता है कि ये धीरे चल के खत्म होने वाला आगे चल के, ठीक ना। इनका एक बार प्रयोग कर लेने के बाद इनका पुनः चक्रण या फिर पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। कोयला जलने के बाद वापस से कोयला मिलेगा नहीं ना, वो राख हो गया, खत्म हो गया। पेट्रोल जलने के बाद वापस से पेट्रोल मिलेगा नहीं ना, समझ में आ रहा है ना। तो जिन कारण से क्या होता है कि ये समाप्ति का खतरा हमेशा रहता है हमें, कि ये खत्म हो जाए। अब जब खत्म हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे क्या करना है कि इसीलिए आवश्यक है कि हम ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग करें। हम लोग ऐसे अधिक से अधिक ऊर्जा का उपयोग करें जो क्या हो कि नवीकरणीय ऊर्जा हो, या फिर समझ लो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देख लो, इसलिए आवश्यक है कि हम उस ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग करें जो नवीकरणीय हो, ताकि भविष्य में ऊर्जा को लेकर हम और हमारी पीढ़ी चिंता ना करें, या फिर हमारी पीढ़ी को चिंता ना करना पड़े कि भाई साहब ऊर्जा समाप्त हो रही है। समझ में आ रहा है ना बात आपको। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि हमारे आगे चल के हमको ये सब सोचना ना पड़े भाई साहब क्या करें अब हम लोग। तो इसीलिए अभी से हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो वैसे हम लोग किसका उपयोग कर सकते हैं, सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, वो कभी खत्म होने वाला है नहीं। पवन ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, तो मैंने ये भी बता दिया आप लोग कि वैसे हम लोग किस वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, ठीक ना, जीवाश्म ईंधन की जगह पे। तो मैंने ये भी बता दिया आपको। नेक्स्ट में लिखा है कि ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है, इस क्षति को सीमित करने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाना चाहिए। तो विभिन्न रासायनिक कारणों से ओजोन परत की क्षति बहुत तेजी से हो रही है। मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC की वृद्धि के कारण ओजोन परत में छिद्र उत्पन्न हो गए हैं। आप लोग को पढ़ाई पता ही होगा ये सब, जिससे सूर्य के प्रकाश में विद्यमान परावैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर आने लगी है, जो कैंसर और त्वचा रोगी के कारण बन रहे हैं। भाई साहब सीधा सा बात है, अगर मैं आपको आपके घर में या फिर मान लो कहीं पे मैंने जाली लगा दी, तो आप लोग जाली ठो से पार हो पाओगे, ठीक ना, नहीं ना। अगर जाली ठो में छेदा कर दो तो आप लोग पार हो जाएगा आराम से। तो उसी प्रकार से भाई साहब क्या होता है यहाँ पे कि सूर्य की किरण जो होती है वो उसमें एक हानिकारक किरण होता है, जो कि होता है पराबैंगनी किरण, जो कि हमारे लिए त्वचा कैंसर और हमारे लिए त्वचा कैंसर का हमारे लिए कारण बन सकती है, ठीक ना। कारण बन सकती क्या, बनती है और है, ठीक ना। तो उसको फिल्ट्रेशन का काम करता है कौन, हमारा ओजोन परत। ओजोन का फॉर्मूला क्या था, O3, याद रखिएगा बात, ऑक्सीजन और फिर वो मिलकर बनता है, ठीक ना। तीन गो वो मिलकर बनता है, ठीक है। तो वो क्या करता है भाई साहब, उसको फिल्ट्रेशन काम करता है पराबैंगनी किरण का। अब यदि वही छेदा हो गया तो फिल्टर होगा नहीं ना, तो डायरेक्ट वो हम पर गिरेगा, और हम पर गिरेगा तो वही कैंसर होगा, त्वचा रोग होगा। अब इससे बचे कैसे जाए भाई साहब, तो भाई साहब देखो, सुपरसोनिक वाहनों का कम उपयोग करेंगे भाई साहब, सीधा सीधी बात है। वाहनों, रॉकेटों, जहाजों का कम से कम उपयोग करेंगे तो ओजोन परत की क्षति कम होगी, क्योंकि उसमें क्या निकलता है, हानिकारक गैसें जो कि ओजोन को क्षतिग्रस्त करती है। नाभिक के विस्फोट पर नियंत्रण करेंगे, नाभिक का विस्फोट कम से कम करेंगे, उससे भी बहुत सारे ऐसे गैसें निकलती है जो उसको आपको क्षति पहुंचाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग सीमित करना चाहिए, जैसे फ्रिज, रेफ्रिजरेटर हो गया आपका, AC वगैरह, बहुत सारे ऐसे हैं जो क्या करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज करते हैं, तो उनका कम से कम उपयोग करेंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के वैकल्पिक की तलाश करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा भी कि जीवाश्म ईंधन खत्म हो रहा है तो हमें ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, उसके लिए हम लोग को वैकल्पिक स्रोत की ओर बढ़ना पड़ेगा, सौर ऊर्जा की ओर बढ़ना पड़ेगा, आपका विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा की ओर बढ़ना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से हमें कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा कि भाई साहब जैसे AC की बात करूं तो हमें AC में CFC का उपयोग होता है, फिर समझ लो उससे CFC निकलता है, तो हम लोग को ऐसा AC बनाना पड़ेगा जिसमें CFC ना निकले, CFC उसमें
ना हो, समझे ना, तो उसका हम लोग उसका वैकल्पिक स्रोत का तलाश करना पड़ेगा। अब यहाँ से आपके 5 अंक वाले प्रश्न शुरू होते हैं। कितने अंक वाले? 5 अंक वाले प्रश्न शुरू होते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे हम लोग। लिखवाए कि विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाए, इसके सिद्धांत एवं कार्यविधि को स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में स्पिरिट रिंग का क्या कार्य है? तो ये वाला आप लोग भाई साहब देखो, मैंने विद्युत मोटर का सिद्धांत वगैरह लिखा हुआ है, ठीक ना, उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको, ठीक ना। तो देखो, विद्युत मोटर ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। क्या? विद्युत मोटर क्या है कि एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है, ठीक ना, और विद्युत जनित उल्टा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो फिलहाल हम विद्युत मोटर पढ़ रहे हैं, तो अब थोड़ा सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं कि विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, सो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो यह विद्युत चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। जब किसी कुंडली को चुंबक के क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर निर्धारित है या फिर कार्य करता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं तो देख सकते हो यहाँ पे आपके पास, थोड़ा 1 मिनट रुक जाओ, ये रहा, हाँ, आपका इधर 2 गो चुंबक है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, साउथ है, 2 गो चुंबक है, नॉर्थ चुंबक और इधर साउथ चुंबक है। ठीक है, तो क्या होता है कि इनके बीच में जाहिर सी बात है कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक ना, नॉर्थ से साउथ की ओर होगा, इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा। मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा देर पहले पढ़ा था, उत्तर से आपका दक्षिण की ओर जाता है, इस प्रकार से होगा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में या फिर बोलो कि आपके पास चुंबक के क्षेत्र में अगर आप लोग ये वाला कॉइल रखोगे, आपका क्या है, आर्मेचर है। देखो तो ये आर्मेचर है, ये आपका चुंबक है, ये दोनों, ठीक ना। और देख सकते हो यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हो, ये जो आपके पास ये जो आपको ईंट जैसा दिख रहा है छोटा सा, ये आपका ब्रश है, यहाँ पे आपका ब्रश है कार्बन ब्रश है, ठीक ना। इसको आप लोग B1 लिख लेना, यहाँ पे इसको B2 लिख लेना, थोड़ा देर पहले काम देगा। ये B1 है, B2 है, ठीक ना, इसको आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक ना। और ये XY जो है ये वाला, ये जो आपको ये देख रहे हो गोल जैसा, ये वाला हाँ, ये वाला जो देख रहे हो ना पूरा, ये आपका इधर वाला Y, इधर वाला X है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, विभक्त वाला ही बोलते हैं, ठीक है। ये तो बैटरी है, सबको पता है, ये कुंजी है, ठीक ना। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबक के क्षेत्र रेखाएं हैं यहाँ पे, इनके बीच में ऐसे। और ये वाला क्या, आर्मेचर एक प्रकार का कॉइल होता है। ये नर्म लोहा पर क्या होता है कि इंसुलेटेड वायर होता है, ठीक ना। तो उसका आपको यहाँ पे क्या होता है कि टर्न क्या हुआ था, आप लोग पढ़ोगे, अच्छा टेंशन मत लेना, वरना बोलोगे तो इसका मैं वीडियो बना दूंगा। तो इसमें जब आप लोग बैटरी में से स्विच को दोगे तो इस प्रकार से इस कॉइल में इस प्रकार से क्या होगा, करंट दौड़ेगा। क्या होगा, करंट दौड़ेगा। तो करंट दौड़ेगा तो भाई साहब करंट का भी अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, आप लोग पढ़ोगे अच्छा से, ठीक ना। और चुंबक का भी अपना मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबक के क्षेत्र है। और उस तार का भी अपना चुंबक के क्षेत्र होता है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबक के क्षेत्र होता है, ठीक ना। मैं इंग्लिश से थोड़ा बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा इंग्लिश से ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक ना, क्योंकि मैंने खुद इंग्लिश से पढ़ा हुआ है ये वाला, ठीक ना। तो इस कारण से क्या होता है कि ये आप लोग का बल युग्म काम करता है, यानी कि 2 जोड़ा बल काम करता है। 2 जोड़ा मैंने कहा 1 जोड़ा बल काम करता है, यानी कि इधर वाले तार के लिए ये नीचे की ओर बल काम करता है, इधर वाले तार के लिए ऊपर की ओर काम करता है। जिस कारण से ये ऐसे रोटेट करने लगता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने तीर बनाया कि ऐसे रोटेट करने लगता है, घूमने लगता है, ठीक ना। और ये जो डॉटेड दिख रहा है ये आपका एक्सिस है, यहाँ पे एक अक्ष होता है, ठीक ना। आप लोग का यहाँ पे साफ्ट होता है, वो साफ्ट लगा होता है, वो साफ्ट के साथ ये आर्मेचर ये कॉइल जुड़ा तो वो साफ्ट भी आपस में घूमने लगता है। हम लोग बोलते हैं मोटर मेरा घूमने लगा है। तो सिद्धांत कुल मिलाकर यही है। तो अब भाई साहब उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पढ़ लेते हैं कि भाई साहब बनावट क्या है इसको। तो देख लो, इसमें ABCD एक कुंडली होती है। देख लो यहाँ पे ये जो आपके पास है, ये आपका ये जो ABCD ये जो बनाए, देख लो यहाँ पे A है, यहाँ D है, यहाँ C है और यहाँ पे B है। तो ये ABCD क्या है, कुंडली होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर्मेचर बोलते हैं, ठीक ना। जो कि क्या होता है कि आपके पास जो होता है लोहे के कोड, यानी कि बोले कि नर्म लोहे के कोड पर विद्युत रोधी तांबे के तार से लिपट कर बनाई जाती है, ठीक है। थोड़ा देर पहले बताया था कि वो नर्म लोहा था वहाँ पे, और वो इंसुलेटेड, यानी कि क्या होता है कि विद्युत रोधी। इंसुलेटेड मतलब होता है विद्युत रोधी, ठीक ना। तो विद्युत रोधी साथ ही साथ तांबा का तार का अधिकतर यूज किया जाता है, ठीक ना। आप लोग चाहते हैं एल्यूमिनियम का भी यूज कर सकते हो, पर तांबा इज द बेस्ट, ठीक ना। यह एक शक्तिशाली चुंबकों के ध्रुव के बीच में रहता है। कुंडली के दोनों सिरे विभक्त बल XY से जुड़े होते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि देख लो यहाँ पे नॉर्थ चुंबक है, यहाँ साउथ चुंबक है, ठीक ना। तो इसके बीच में बहुत बड़े चुंबक के क्षेत्र है, यानी कि ये आपका एक स्ट्रॉन्ग चुंबक के बीच में ये आर्मेचर होता है, ये कॉइल होता है, और ये X और Y विभक्त बल के साथ ये आर्मेचर जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे देख लो कि तथा 2 ब्रश, जैसे कि मैंने बोला था कि इसको B1 लिख लो, ये जो मैंने आपको बताया था ब्रश को, इसको B2 लिख लो। ये कार्बन B1 तथा B2 से जुड़े रहते हैं। इनको एक विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है। जैसा कि मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि ये जो ईंट जैसा दिख रहा है इसको कार्बन ब्रश बोलते हैं, इसको ब्रश बोलते हैं। इसको B1 मान लो आप लोग, यहाँ मैंने लिखना भूल गया, यहाँ पे B2 लिख देना, ठीक है।
मैंने भूल के गया, इस डायग्राम में था ही नहीं, ठीक ना, तो आप इसको ऐड कर लेना, ठीक ना। और ये जब स्रोत से जोड़ दोगे तो क्या होगा, देखो तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 1 मिनट जी, आ जाओ क्यों भाग रहे हो भाई साहब, आज तुमको बिना समझा जाने नहीं देंगे। हाँ, कहाँ भाग रहे हैं, ये आ गया। अब देखो कार्य प्रणाली कैसे समझ लो थोड़ा सा, ठीक ना। कार्य भाई साहब अक्सर में वास्तव में कैसे करता है सो, जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, वही कुंडली में यानी आर्मेचर में जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, ठीक ना, कुंडली की भुजा AB तथा CD पर बराबर परंतु विपरीत बल कार्य करता है, ठीक ना। तो देखो अभी मैं थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ी देर बाद, टेंशन मत लेना, कि भाई साहब ये जो आपके पास ये जो कॉइल है, इसमें से जो आपके पास ये जो AB है, ये AB है, यानी कि ये वाला जो आपके पास ये साइड है, और ये जो आपके पास DC या फिर CD है, ये वाला साइड है, इस साइड पर ये साइड पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, ठीक ना, बल कार्य करता है। कैसा बल कार्य करता है कि AB जो है उस पर नीचे की ओर, और जो आपके पास DC है इस पर ऊपर की ओर इस कॉइल पर कार्य करता है, ठीक है। कॉइल पर कार्य करता है तो क्या देखिए, कॉइल ऐसे रोटेट कर जाता है, ऐसे घूमने लगता है, ऐसे ऐसे, ठीक ना। क्यों ऐसा करता है, क्योंकि जो बल लगता है ना, वो यहाँ पे मान लो कि इधर मान लो 2 न्यूटन का बल लग रहा है, तो इधर भी 2 न्यूटन का बल लग रहा है, बस अंतर इतना है कि विपरीत दिशा में बल लग रहा है। इधर अगर दक्षिण की ओर लग रहा है तो ये उत्तर की ओर लग रहा है, यानी कि विपरीत दिशा में, समझे ना। तो जिस कारण से क्या हो रहा है कि एक टॉर्क बन रहा है, ये क्या हो रहा है कि टॉर्क मतलब आघूर्ण बल, ठीक ना। और ये क्या हो रहा है कि इस एक्सिस पर क्या हो रहा है कि ये रोटेट करने लग रहा है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा। परंतु विपरीत बल कार्य कर रहा था, जो एक बल युग्म बनाता है। बल युग्म मतलब वही होगा कि नीचे इधर वाला कॉइल को ऐसे घुमाता है और इधर वाला कॉइल को ऊपर तरफ, तो देख लो 2 बल लग रहा है ना, तो एक जुड़ा हुआ ना, तो वही लिखा है कि युग्म लिखा है, युग्म में जोड़ा ही होता है, ठीक ना। ये बल युग्म कुंडली के भाग सीढ़ी तथा ऊपर की ओर तथा दूसरा भाग नीचे की ओर, जो मैंने बोला ना अभी कि ये वाला जो भाग है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ये नीचे जाएगा और ये वाला ऊपर की ओर जाता है, ठीक ना, फ्लेमिंग के बाएं नियम के अनुसार। थोड़ी देर पहले देख लो, मैंने डायग्राम लाया हुआ भी, आपको समझाऊंगा अच्छा से, टेंशन मत लीजिएगा। की ओर ढकेलता है, इसके द्वारा उत्पन्न आघूर्ण बल, मैंने बोला ना टॉर्क आघूर्ण बल होता है, ठीक ना, निकलता है या फिर बनता है। आधे चक्कर में B1 के ब्रश का X से तथा B2 के ब्रश का Y से संपर्क हो जाता है, ठीक ना। माने यहाँ पे होता ये है, समझो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे जो आप लोग लिखोगे, मैं यहाँ से दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे तो थोड़ा ज़्यादा से समझ में आएगा, ठीक ना। ठीक, यहाँ पे देखो, ठीक, यहाँ पे देखो, आपको एक बार क्या करता हूँ, एक बार पढ़ के मैं पूरा खत्म ही कर देता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना, वरना इससे दिक्कत होगा, ठीक। लिखा कि आधे चक्कर बाद B1 के ब्रश का X से तथा B2 के जो आपके पास B2 कार्बन जो B2 ब्रश है, ठीक ना, वो Y से संपर्क हो जाता है, ठीक ना। Y और X क्या यहाँ पे वही आपके पास है, ये जो आपके पास है विभक्त बल है, वही वाला बात की गया है, ठीक ना। ये कार्बन ब्रश से क्या होता है कि संपर्क में आ जाता है, ठीक ना, जब आधा चक्कर हो जाता है तो, ठीक ना। अतः धारा की दिशा बदल जाती है तथा लगने वाले बलों के कारण कुंडली दूसरा आधा चक्कर पूरा करती है। इस प्रकार से यह प्रक्रिया बारंबार या फिर बोलो निरंतर दोहराई जाती है और कुंडली विद्युत धारा प्रवाहित करने पर घूमती रहती है। अतः कुंडली से जुड़ा शाफ्ट भी घूमने लगता है। थोड़ी देर पहले बताया ना, वो शाफ्ट से भी घूमने लगता है, ठीक ना। तो ये आपका टोटल ये कार्य प्रणाली था, ठीक ना। टेंशन लेना, मैं अभी थोड़ा सा समझा देता हूँ, बाकी अगर आपको थोड़ा डिटेल में समझना है, फिर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका अलग से जरूर वीडियो बनाऊंगा, ठीक ना। और मैं बनाऊंगा जरूर, ठीक ना, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो जरूर बना दूंगा, थोड़ा सा मैं समझाने का ट्राई करूँगा, ठीक ना। देख लो, ये आपके पास इधर से करंट जा रहा है, तो इस कॉइल में ऐसे होते हुए गुजरेगा, ठीक है। तो फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम क्या कहलाता है, समझो मेरे बात। करंट ऐसे जा रहा है, ठीक ना, करंट ऐसे जा रहा है, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि चुंबक क्षेत्र है वो ऐसे है, ठीक। तो देखो चुंबक क्षेत्र को B से डिनोट किया जाता है, बल होता है F से, ठीक ना, और जो आपका करंट होता है वो विद्युत धारा वो I से डिनोट किया जाता है, ठीक ना। तो देख लो करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक ना। तो मैं बेसिकली क्या करूंगा कि मैं इस साइड को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। मैं इस साइड का कॉइल को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक ना। ऐसे जाके क्या हो रहा है कि विद्युत क्या हो रहा है, आ रहा है, घूम रहा है, क्योंकि देख सकते हो कि विद्युत ऐसे जा रहा है, इस कॉइल से होते हुए, इस आर्मेचर से होते हुए, इस फिर से वापस से इस तार में आ जा रहा है, ठीक ना। तो इस साइड वाला देखो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ हाथ के हिसाब से इस साइड वाला समझाना ज़्यादा आसान है। तो इसमें क्या हो रहा है कि करंट ऐसे आ रहा है, इस साइड आ रहा है, हमारी तरफ आ रहा है, और इसमें चुंबक के क्षेत्र का डायरेक्शन इस प्रकार से, ठीक है। तो देख लो करंट इधर है, तो देख सकते हो करंट उंगली इधर है, ठीक ना। और ये आपका
जो बी है वो इधर है, यानी कि जो आपका चुंबक क्षेत्र इधर है, तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। तो यानी कि ये जो कॉइल होगा ये ऊपर की ओर जाएगा और इधर वाला जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि कॉइल नीचे की ओर रहेगा, तो ये ऐसे घूमेगा। ठीक है, तो मैंने वही इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इस तरह करके दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। सारा खेरा करंट का है, करंट ये ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, इस कारण से ये क्या हुआ कि इस प्रकार से घूमेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जब थोड़ा सा घूमने लगा तो ये इस प्रकार से कंडीशन में आ गया। ठीक ना, देख सकते हो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये वाला जो नीला वाला जो आपके पास विभक्त वाला है वो कहाँ पे आ गया आपके पास, ये ऊपर आ गया, देख लो ऊपर आ गया ना। ठीक ना, अब देखो अब जब ये आधा चक्कर पूरा कर लेगा तो नीला वाला विभक्त वाले जो कि पहले इधर था अब इधर आ गया, ये पूरा आधा चक्कर पूरा कर चुका है। ठीक ना, तो जैसे आधा चक्कर पूरा कर जाएगा, अब देखना यहाँ पे मजे की बात क्या होती समझो। यहाँ पे वही जो आधा चक्कर करके बोल रहा था ना वही यहाँ पे होगा। देखो पहले क्या हो रहा था, जब यहाँ पे नीला वाला ब्रश था, यहाँ पे जब नीला वाला ब्रश था तो मतलब नीला वाला जो विभक्त वाले थे जब इधर था, देख लो मैं यहाँ नीला कर देता हूँ, तब क्या रहा था कि जो जो आपका करंट था वो ऐसे जाके ऐसे आ रहा था, तब इस साइड में से ऊपर की ओर बल लग रहा था। ठीक है, पर अब क्या हो रहा है, देखो नीला वाला जो आपके पास भाग आ गया है इस साइड आ गया है। ठीक है, तो इसमें करंट किधर आ रहा है, देख लो इसमें देखो ऐसे करके ऐसे जा रहा है, यानी कि करंट इस साइड में बह रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, और इसमें अभी भी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से नॉर्थ से साउथ की ओर। ठीक है, तो जैसे आप लोग उंगली को अलाइन करोगे तो देखोगे कि जो आपके पास बल होगा वो नीचे की ओर होगा। और आपको समझना अच्छे से, तो एक काम करो इस साइड वाला पकड़ो, क्योंकि उसके हिसाब से मैंने इस हाथ को लगाया हुआ है। ठीक ना, तो देख लो कि इसमें क्या हो रहा है कि जो आपके पास ये आपके पास जो करंट आ रहा है वो ऐसे करके आ रहा है, यानी करंट का डायरेक्शन किधर है, आगे की तरफ है, इस तरफ में, इस साइड में। ठीक है, और चुंबक के क्षेत्र इस प्रकार से, तो देखो चुंबक के क्षेत्र इस प्रकार से इस उंगली की तरफ है और ये आपका करंट इस साइड है, करंट इस साइड है, तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। यानी कि अब क्या होगा कि वापस से ये क्या करेगा, आधा चक्कर लगाएगा और इस प्रकार से ये आधा चक्कर लगाते रहता है। और ये जो विभक्त वाला है ये आपस में चेंज होते रहता है और ये क्या होता है करंट यहाँ पे बदलते रहता है और ये क्या होता है कि नीचे तरफ ये और ऐसे करके ये रोटेट करते रहता है और इस कारण से क्या होता है कि ये घूमने लगता है। ठीक है, बाकी डिटेल में समझना तो टेंशन मत लीजिएगा, मैं इसको जरूर से वीडियो बना दूंगा। बाकी ये आपका सटीक आंसर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी इसको आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, मैंने इसको समझाने के लिए यहाँ पे डाला हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेकिन प्रतिरोधों का समांतर संयोजन किया है, समांतर में जुड़े 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 के समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए एक व्यंजन उत्पन्न करें। ठीक ना, तो चूंकि मतलब सीधा सीधी बात बोलो तो समांतर क्रम संयोजन किया है और उसके लिए जो प्रतिरोध होता है वो उसके लिए आपको व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, समांतर क्रम दिया है तो आप लोग श्रेणी क्रम को जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, दोनों का दोनों जरूर कर लीजिएगा, एक आने का चांसेस रहता है, एक आएगा ही आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो 3 प्रतिरोध बोला है R1 R2 R3, तो हम लोग क्या करेंगे तीनों प्रतिरोध इस प्रकार से श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे। ठीक ना, तो वही मैंने लिखा हुआ है कि R1 R2 R3 मान R1 R2 R3 को 3 प्रतिरोध है जो बिंदु ए बी, यानी कि ये जो आपको पास बिंदु दिख रहा है, ये जो बिंदु यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, इसमें क्या किया गया कि बीच समांतर क्रम में जोड़ा गया। समांतर क्रम का मतलब कि पैरेलली है, जरूरी नहीं कि पैरेलल हो, इसका मतलब ये होता है कि एक के ऊपर एक होता है। ठीक ना, और सभी का जो एक छोर आता है वो छोर जो होता है वो एक साथ जुड़ा होता है और इसका जो छोर होगा वो एक साथ जुड़ा होता है। ठीक ना, तो ये आपका समांतर क्रम होता है। ठीक ना, या फिर पार्श्व क्रम इसी को बोला जाता है, से जोड़े गए हैं। माना ए और बीच एक सेल ई जोड़कर उनके बीच विभवांतर भी लगाया गया है, यानी कि सीधा सीधी बोले कि इस परिपथ में जो मैंने परिपथ बनाया है इसमें आपका एक बैटरी लगा हुआ है, ई लगा हुआ है, इसको हम लोग EMF बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आप लोग पढ़ोगे, आप लोग चाहो तो ई मत लिखो, डायरेक्ट लिख दो, सेल लगाए गए हैं, जिसके कारण से इस ए और बी में क्या विभवांतर भी निकला हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो आपके पास समांतर क्रम संयोजन होता है उसमें वोल्ट हमेशा बराबर होता है, प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्ट बराबर होता है। ठीक है, और इसी कारण से हम लोग का घर क्या होता है वो समांतर क्रम में होता है, जिस कारण से प्रत्येक जो भी हमारा युक्तियाँ होती है सभी को वोल्ट अच्छा से मिलता है, ताकि हमारा क्या होता है कि जो हमारा हीटर होता है उसमें भी 220 वोल्ट मिलता है, बल्ब में भी 220 वोल्ट मिलता है, AC में भी 220 वोल्ट मिलता है, जो हमारा इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं उसको हम लोग पार्श्व क्रम में या समांतर क्रम में घर में जोड़ते हैं। वरना अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में वोल्ट बढ़ जाता है। ठीक ना, वैसा अगर जोड़ दोगे तो क्या होगा पता है, AC में इतना वोल्ट मिलेगा, फ्रिज में अलग वोल्ट मिलेगा, जिस कारण से कोई ज़्यादा जोर से चलेगा, कोई कम जोर से चलेगा। तो इस कारण से हम लोग क्या करते हैं घरों में श्रेणी क्रम का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो और भी कई सारे रीजन है, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए क्या क्या है। ठीक ना, तो इसमें क्या होता है समांतर क्रम में भी बराबर होता है और जो आपके पास
आपका समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में भी बराबर होता है, और जो आपका आपका श्रेणी क्रम होता है उसमें आपका करंट धारा समान होता है, इसमें धारा समान नहीं होता है, ठीक ना। इसमें समांतर क्रम में धारा समान नहीं होता है, इसलिए देख लो ये प्रतिरोध 3 को प्रतिरोध लगा, तो प्रत्येक प्रतिरोध के लिए ये R1 हो गया, R2 R3 हो गया, प्रत्येक के लिए R भी अलग होगा और धारा I1 I2 I3 यानी कि धारा अलग होगा, ठीक है। पर वोल्ट बराबर होगा, पर श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा आपके पास, जो आपका वोल्ट अलग होगा लेकिन जो धारा होगा वो समान होगा, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन मान लीजिए, या फिर लिखो माना परिपथ में बहने वाली संपूर्ण धारा I है, जैसे कि मैंने बोला प्रतिरोध में क्या हो रहा है कि टोटल I धारा बह रहा है, ठीक ना। लेकिन पता है कि तीनों प्रतिरोध में क्या हो रहा है कि धारा बढ़ जा रही है, ठीक ना। ये I1 या I2 I3 में बढ़ जा रहा है, पर कुल प्रतिरोध क्या है देख सकते हो, कुल प्रतिरोध हमारा I है, ठीक ना। तो मैंने यहीं पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि देख लो कि संपूर्ण धारा I है तथा R1 R2 R3 में बहने वाली धाराएं क्रमशः I1 I2 I3, ठीक ना। यानी ये प्रतिरोध R1 R2 R3 के प्रतिरोध में ये जो आपके पास धारा है वो I1 I2 I3, ठीक है। थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा यहाँ पे, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो जैसे कि मैंने बोला था कि देख लो आपके पास कुल जो धारा है वो I है, और यहाँ पे 3 प्रतिरोध है, तो प्रत्येक प्रतिरोध का धारा कितना है I1 I2 I3, तो तीनों को जोड़ देंगे तो वापस किसके बराबर हो जाएगा, I के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहीं पे वो चीज़ लिखा हुआ है कि I किसके इक्वल होगा, I1 + I2 + I3 के बराबर, ये समीकरण नंबर 1 मान लो, ठीक है। तो अब आपको पता होगा कि प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों के बीच क्या होगा, विभवांतर समान होगा, क्योंकि ये कौन सा क्रम है, पार्श्व क्रम है, समांतर क्रम से जो नहीं, इसीलिए, ठीक ना। तो हम लोग ओम के नियम का उपयोग करेंगे यहाँ से, ठीक ना। ओम का नियम क्या होता है, I बराबर में V/R, इससे होता है V बराबर में IR, जो समझना है, ठीक ना। बहुत कोई तो V बराबर में IR लिखता है, ठीक ना। तो एक ही चीज़ है, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो ओम का नियम से I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे देख लो I1 यानी कि जो आपके पास प्रतिरोध 1 था उसमें धारा I प्रवाहित हो रहा था I1, तो हम लोग उसके लिए ओम का नियम यूज कर रहे हैं। फिर हम लोग प्रतिरोध 2 के लिए फिर 3 के लिए यूज करेंगे, ठीक ना। तो प्रतिरोध 1 के लिए क्या हो जाएगा I1, उसके लिए धारा उसमें I1 प्रवाहित हो रहा है, तो उसके लिए जो आपका ओम का नियम होगा क्या हो जाएगा, V/R1 हो जाएगा, क्योंकि उसका प्रतिरोध क्या R1 है। उसी प्रकार से जो प्रतिरोध 2 है, जिसको हम लोग का प्रतिरोध R2 है, उसमें धारा क्या हो जाएगा, I2 प्रवाहित हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, I2 बराबर में V/R2। उसी प्रकार से जो I3 होगा उसके लिए क्या होगा, V/R3 होगा। बस सिमिलरली क्या करना है आपको, जितने भी प्रतिरोध क्वेश्चन में देंगे उसके लिए आपको ओम का नियम लगाना है, ठीक ना। अगर आपके लिए अगर पार्श्व क्रम का संयोजन बोला है तो इसमें आपको I का मान निकालना है ओम का नियम से। तो I का मान क्या होगा, V/R, तो उसके हिसाब से अलाइन कर दीजिएगा, ठीक ना। अगर पहला प्रतिरोध के बारे में बात किया गया तो क्या होगा, I1 बराबर में V/R1। अगर मान लीजिए 10वें नंबर का प्रतिरोध की बात की गई तो क्या हो जाएगा, I10 बराबर में क्या हो जाएगा, V/R10, ठीक ना। तो उसके हिसाब से अलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब समीकरण नंबर 1 जो था ये वाला जो समीकरण नंबर 1 था आपका, देख लो यहाँ पे। अब उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो अभी हम लोगों ने ओम का नियम से ये 3 को जो हम लोगों ने धारा निकाला उसको हम लोग रख देंगे, ठीक है। तो देख लो समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर में कुल जो I था वो किसके बराबर था, I1 + I2 + I3। I1 का वैल्यू देख लो क्या है, V/R1, I2 का V/R2, I3 का V/R3, ठीक ना। तो यहाँ से देख लो क्या होगा, सो यहाँ से क्या करो कि देख लो भी यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से भी सबसे भी कॉमन ले लो, ठीक है। तो अंदर में क्या बच जाएगा, 1/R1 1/R2 1/R3 बच जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे I है, तो I के लिए भी अलग से फिर से ओम का नियम लगाओ, तो क्या हो जाएगा, I बराबर है V/R होगा, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ V/R लगा देंगे हम लोग यहाँ पे, समझ में आ गया आप लोग। तो देख लो यहाँ से इधर वाला भी और इधर वाला भी कट के खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, इधर से 1/R बच जाएगा, तो 1/R बराबर हो जाए तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो इस प्रकार से ये जो आपके पास आया हुआ ये आपका समतुल्य प्रतिरोध होगा समांतर क्रम संयोजन का, ठीक है। अब बाकी आपको ये वाला समझने में कहीं भी कठिनाई तो आप लोग बोलिएगा, मैं इसके लिए भी अलग से जरूर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आयनिक आबंध किया है, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म लिखे, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा N2O का निर्माण दर्शाइए, ठीक है। तो भाई साहब याद रखिएगा कि परमाणु जो होता है आपका, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो आबंध बनता है वो आपका विद्युत संयोजी आबंध या फिर बोलो आयोनिक बंध बोलते हैं। देखिए चीजें, विद्युत संयोजी आबंध या फिर आयोनिक बंध एक ही नाम है, ठीक ना। और इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बंध बोलते हैं, ठीक ना। इसको हम लोग सहसंयोजी आबंध बोलते हैं, ठीक है, जो कि कार्बन वाला चैप्टर उसी पर आधारित है। तो क्या पूछा है, इसके आयनिक यौगिक के गुणधर्म पूछा है। तो मैंने जानकर यहाँ पे सहसंयोजी यौगिक और आयोनिक यौगिक के बीच में मैंने अंतर यहाँ पे लिख दिया गया, ठीक ना, ताकि अगर आपको क्वेश्चन ये भी आए कि आयनिक और सहसंयोजी के बीच में क्या अंतर, तो वो आप लोग लिख पाओ। बाकी सिर्फ आपको गुण के बारे में जानना है, तो यहाँ जितने भी पॉइंट लिखा हुआ है ना बस इसको पढ़ लो आयनिक यौगिक का, ठीक ना। पर मैं फिलहाल एक बार बता देता हूँ कि देखो अगर बनावट की मैं बात करूँ या फिर बोलो कि बनना, तो भाई साहब याद रखिए कि आयनिक यौगिक जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा बनता है, ठीक ना। पर इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी द्वारा बनता है। अगर भौतिक अवस्था की बात करो तो जनरली आयनिक यौगिक क्रिस्टलीय फॉर्म में होते हैं, ठोस होते हैं। पर सहसंयोजी क्या होता है कि द्रव या गैस अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। और क्या लेके आणविक भार वाले
यौगिक ठोस होते हैं, यानी कि कुछ ठोस भी पाया जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री वैसा बहुत सारा एक्सेप्शन है इसमें। क्रियाशीलता की बात करूँ कि ये कितना रिएक्ट करता है, तो जनरली जो आयनिक यौगिक होता है ये अधिक क्रियाशील होता है, पर जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो कि आपका सहसंयोजी बंध, उसमें क्या होता है थोड़ा कम क्रियाशील होता है ये, ठीक है। और कम क्रियाशील होने के कारण ये थोड़ा कमजोर आबंध बनाता है, जबकि आयनिक यौगिक होता है वो थोड़ा ज़्यादा, उसका आबंधों के बीच में आकर्षण बल थोड़ा ज़्यादा होता है, वो थोड़ा ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है। विलेयता की बात करो तो याद रखें कि जल में विलय होते हैं, पर ये जो होते हैं जो आपका जल में अविलय होते हैं। विद्युत चालकता की बात करूं तो जो आपके पास आयनिक बंध होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, याद रखिए एक बात, ठीक ना, पिघली हुई अवस्था में, मेल्टन स्टेट में, ठीक ना, ठोस अवस्था में नहीं, ठीक ना, पिघली हुई अवस्था में, परंतु ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अब कोई कोई करे तो वो बात की बात है, ठीक ना। गलनांक एवं क्वथनांक की बात करें तो जनरली जो आयनिक यौगिक होते हैं उसका उच्च होता है, थोड़ा उसको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा उसको गलाने में, क्वथनांक में, ठीक ना, उसको खोलने के लिए या फिर गलाने के लिए, पर इनका थोड़ा निम्न होता है, ठीक है। अभिक्रिया दर की बात करो तो ये सब उतना कोई जरूरी नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बाकी आप लोग चाहो तो पढ़ लो। बाकी मैं बता दूं अभिक्रिया के दर का मतलब होता है कि ये थोड़ा धीरे धीरे अभिक्रिया करता है, थोड़ा जल्दी अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है। आयनीकरण की बात करो तो ये सरलता से आयनीकृत हो जाता है, यानी कि इसके चार्ज तुरंत टूट जाते हैं, ठीक ना, आयनीकृत हो जाता है आराम से, पर ये थोड़ा सा टाइम लेता है, आयनित हो ही नहीं, होने ही नहीं खोजते, ऐसा समझ लो। आप देख लो आपके पास क्वेश्चन पूछा था N2O का जो होता है उसका आपको संरचना भी दिखाना था इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से। यहाँ पे को बिंदु लगा दीजिएगा, यहाँ बिंदु लगा दीजिएगा, ठीक है, ये बिंदु छोड़िए, बिंदु में इलेक्ट्रॉन, Na के पास +1 चार्ज होता है, इसके पास +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो यहाँ पे एगो इलेक्ट्रॉन होता है, सीधे सीधे को प्लस वाला इसका लोचा छोड़ो, ठीक ना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्सीजन के पास चला जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या होता है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन खींच लेता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो 2 आपके पास Na मिलता है, तब जाके आपके पास एगो ऑक्सीजन का भूख मिटता है, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि Na के पास सिंगल एगो Na+ होता है, यानी कि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसका क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ठीक ना, किसे देता है, ऑक्सीजन को दे देता है, और ऑक्सीजन को चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसके लिए आपके पास सोडियम कम से कम 2 सोडियम चाहिए, तब ना जाके वो 2 इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, क्योंकि सोडियम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए 2 आपके पास यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो इस प्रकार से बनता है, ठीक ना। यहाँ पे पहले 1 2 3 4 5 6 वही रहता है, बाकी 2 आपका ये सोडियम का आ गया, ठीक है, ये वाला सोडियम का, ये दोनों सोडियम का, ठीक है। बाकी ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया N2O बन गया, इसको लास्ट में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका ये संरचना बन गया। अब देखो मिसेल क्या है, साबुन की सफाई प्रक्रिया को क्रियाविधि से समझाइए, ठीक ना। तो देखो मिसेल क्या होता है, देखो जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इनके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इनके आयनिक सिरे जल के अंदर, जो आयनिक सिरा होता है, जैसे कि आप लोग देख लो कि ये जो आयनिक सिरा है, ये वाला जितने इधर वाला जितने सिरा है जो आपका ढूमचू जैसा दिख रहा है, ये सभी क्या आयनिक सिरा है, जो क्या होता है जल के अंदर, जो आपको बाहर बाहर में दिख रहा है ना वो बैंगनी कलर का, वो सब आयनिक सिरा है, जल के अंदर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन पुंज जल के बाहर होता है, जो तेलीय मेल को अपने केंद्र में एकत्रित कर लेता है। ऐसे अणुओं का बड़ा समूह बनने के कारण होता है, इस संरचना को मिसेल कहते हैं, ठीक ना। समझा दूँ, थोड़ा सा समझ लो, ठीक ना, कि मिसेल इस प्रकार से होता है, ठीक ना। तो जो इस प्रकार से जब संरचना इकट्ठा हो जाता है तो इसको मिसेल बोलते हैं। अगर अकेला साबुन का अणु है, अगर मैं सिर्फ इसको मैं बात करूँ तो वो मिसेल नहीं है, इस प्रकार से इकट्ठा होगा तभी क्या बनेगा, वो आपका मिसेल बनेगा, ठीक है। तो होता क्या, देख लो ये जितने बैंगनी दिख रहे हैं क्या होता है, ये जल में विलनशील होते हैं, जल में विलनशील को क्या बोलते हैं, जलरागी की जलविरागी, जलरागी सिरा बोलते हैं। और ये पूछ जो दिख रहा है ये जल विरागी होता है, ये जल से नहीं मेल खाते हैं, यानी कि जल में विलनशील नहीं होते हैं, ये तेल में या मेल में विलनशील होते हैं, तेल या मेल में ये घुलते हैं, पर जल में नहीं घुलते। पर ये जो सोडियम जो सिरा होता है ये सभी क्या होता है, क्या जल में विलयशील हो जाता है, ठीक है। तो ये जल में होता है, ये जल के बाहर होता है, समझ, बाहर होने का मतलब क्या होता है कि ये जल में विलय नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बाहर में तैरता ही, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। तो ये जनरली तेल का बूंद मतलब दाग धब्बाई हो गया, ठीक है, या फिर मेल हो गया, तो ये बीच में होता है। चारों तरफ क्या होता है कि ये चिपक जाता है, जल विरागी सिरा चिपक जाता है इसका, और ऊपर तरफ में जलरागी होता है, क्योंकि ऊपर तरफ पानी होता है, तो पानी क्या होता है कि चारों तरफ पानी होता है, तो ये बाहर तरफ क्या होगा, पानी नहीं रहेगा, पानी वाला सिरा रहेगा जो पानी से घुलनशील होगा, अंदर में मेल होगा, तो मेल के साथ घुलनशील कौन है, जल विरागी सिरा, यानी कि ये पूछ वाला भाग, तो वो मेल के पास ही ना होगा, सीधा सीधी बात है। तो ये आपका मिसल हो गया, इसको छाप से जरूर छाप दीजिएगा, ठीक है। अब सफाई की प्रक्रिया क्या, देखो सबसे पहले क्या होता है कि साबुन की सफाई प्रक्रिया मिसेल द्वारा उत्पन्न होती है, फिर मिसेल से शुरू होती है। मिसेल पहले बनता है इस प्रकार से कि मेल को चारों तरफ से घेर के मार दिया जाता है इस प्रकार से, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लो लिखा है कि साबुन की, देख लो थोड़ा सा मैं इसको अलाइन कर लूँ, हाँ ये रहा, देखिए साबुन की अणुओं की आयनिक सिरा, जैसा कि मैं बोला जल में रहता है, जो जल में घुलनशील जिसको हम जलरागी सिरा बोलते हैं, और दूसरा हाइड्रोकार्बन पुंज जो तेल या मेल में घुल जाता है, जिसे मिसेल की संरचना होती है, ठीक है, आपको पता ही होगा। मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ देखो क्या लगे कि मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है, यानी कि जब मिसेल बन जाएगा ना तो साबुन क्या करेगा, उसको स्वच्छ कर सकता है। अगर मिसेल नहीं बनेगा तो स्वच्छ नहीं कर पाता जनरली, ठीक ना। तो
समझ में आएगा आपको। इसलिए जो आपका कठोर जल होता है उसमें जनरली साफ नहीं होने करते कपड़ा, क्यों? क्योंकि उसमें मिसेल अच्छा से नहीं बन पाता है। अच्छा जल है, अगर लाइट पानी है तो देखना उसमें ज़्यादा अच्छा साफ होता है, क्योंकि उसमें मिसेल का निर्माण अच्छा से होता है, ठीक ना। क्योंकि क्या लिखा कि तेलीय मेल मिसेल के केंद्र में एकत्रित हो जाते हैं, जिसे पानी में इमल्सन बनता है, ठीक ना। पानी में क्या बनता है? इमल्सन बनता है, ठीक ना। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो केंद्र में इकट्ठा होता है, पानी में झाग वगैरह बनता है, आप लोग को पता ही होगा। फिर आगे लिखता है कि मिसेल विलियन में कोलाइड के रूप में बनता है। जो मिसेल होता है वो विलियन में कोलाइड के रूप में, कोलाइड का मतलब वो घोलता नहीं है, मिसेल पानी में नहीं घोलता है, समझ लो, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि देख लो, साबुन का लिखा हुआ है कि मिसेल मेल को पानी में घुलाने में मदद करता है, ठीक ना। यानी क्या करता है कि साबुन जो होता है वो मेल को पानी में तो घुला देता है, ठीक ना। पानी में क्या करता है? मेल को घुलाता है, जिस कारण से क्या होता है कि वो कपड़ा से निकल जाता है। और इस प्रकार से मिसेल क्या होता है? मिसेल जो होता है वो तैरते समय मिसेल आसानी से हटा देता है। यानी कि क्या लेके इस प्रकार मिसेल के तैरते समय मेल क्या होता है कि आसानी से हट जाते हैं और हमारे कपड़े से साफ हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करता है कि कपड़ा में जो आपका तेल लगा होता है उस तेल को क्या करता है, इस प्रकार से मिसल बना के चारों तरफ से घेर लेता है, उस कपड़ा से खींच के बाहर निकाल देता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया मिसल का निर्माण। अब देखो ये अच्छा प्रश्न लिखा कि मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाए, मानव हृदय के द्वारा परिश्रम तंत्र को समझाइए। तो ये आपका मानव हृदय का चित्र हो गया, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना आप लोग देख लो, ठीक ना। किधर बायां नीला किधर दायां नीला है, इसको आप लोग देख लेना, इसको जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ जितने भी डायग्राम है सब कर लीजिएगा। आपका पाचन तंत्र वगैरह हो गया, परिसंचरण तंत्र का जो हो जाता है, मानव का वृक्क हो गया, सब नेफ्रॉन का हो गया, आपका हो गया जो आपका मूत्राशय हो गया, सब सभी का आप लोग का चित्र आना होता है, मस्तिष्क का हो गया, सब का आपको आना चाहिए, ठीक है। देखो मनुष्य के दोहरे परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण तंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रत्येक चक्र में रुधिर 2 बार हृदय पर आता है। यानी कि अगर एक चक्कर अगर लगा रहा है खून तो वो हृदय में 2 बार घुसेगा, इस कारण से इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र बोलते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में अशुद्ध रक्त, जिसको हम लोग विऑक्सीजनित रक्त बोलते हैं, यानी कि उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह रहता है, ठीक है। मैंने हमारे शरीर की अशुद्धियाँ होती हैं। रुधिर लिखा कि हमारे शरीर से रुधिर अशुद्ध रक्त रुधिर क्या लिखा हुआ यहाँ पे ये पढ़िएगा, ठीक ना। हमारे शरीर में अशुद्ध रक्त महाशिरा द्वारा शरीर के या फिर बोलो हृदय के बायां नीले में भेजा जाता है। पहले देख लो यहाँ पे, देख लो यहाँ पे क्या होता है, मैं चक्र में आपको समझा दूँ। देख लो ये आपका शरीर है, समझ लो। तो शरीर से ये जो ब्लू दिख रहा है ये आपका विऑक्सीजनित रक्त है, यानी कि गंदा रक्त है। ये कहाँ जा रहा है? ये वाला भाग होता है वो बायां नीले होता है, बायां नीले में जाता है। बायां नीले के बाद क्या होता है कि ये बायां अलिंद में आता है, यानी नीचे पसंद है। बायां अलिंद के बाद क्या होता है कि ये रक्त फिर वापस से फुफ्फुस में जाता है। क्या होता है? फुफ्फुस में जाने के कारण फुफ्फुस क्या करता है? इसका फिल्ट्रेशन करता है। देखते हो ना, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे मुंह से निकलता है, वो असल में हमारे पूरे शरीर का है, वो पहले रक्त में घुलता है। रक्त से कहाँ जाता है? वो बायां नीले में जाता है, बायां नीले से बायां अलिंद में, फिर अलिंद से फिर वो हृदय हमारा फेफड़ा में आता है, फुफ्फुस में आता है। फुफ्फुस में क्या होता है कि हमारा फिल्ट्रेशन होता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मुंह से बाहर निकल जाता है। फिर से क्या होता है कि जो हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन फिर रक्त के साथ मिलता है, और फिर वो जो ऑक्सीजनित रक्त जिसको हम लोग शुद्ध रक्त बोलते हैं वो हमारा कहाँ जाता है? अब दायां नीले में जाता है, ठीक है। दायां नीले में जाता है, नीले से फिर दायां अलिंद में जाता है। अब अलिंद से क्या होता है कि ये इस प्रकार से इस जो आपके पास महाधमनी है, महाधमनी द्वारा फिर से पुनः शरीर में जाता है, फिर इस पूरे शरीर के द्वारा फिर से महाशिरा द्वारा, इस प्रकार से ये चक्र चलते रह चला जाता है। शिरा से फिर जाएगा हृदय में, हृदय से फुफ्फुस से, फिर फुफ्फुस से फिर हृदय में, हृदय से फिर शरीर में, फिर शरीर से फिर हृदय में, हृदय से फुफ्फुस में, फुफ्फुस से फिर हृदय में, हृदय से फिर शरीर में। इस प्रकार से चलता चला जाता है। देख सकते हो कि रक्त को अगर मैं यहाँ से पकड़ूँ, एक चक्कर लगाने में 2 बार हृदय के पास जाना पड़ता है, इसका से दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब बाकी एक बार मैं पढ़ के सुना है तो यहाँ पे देख लो, जैसे कि मैंने बोला, मैंने अच्छा से पूरा लिखा हुआ है कि जो रक्त होता है वो अशुद्ध रक्त सबसे पहले महाशिरा द्वारा कहाँ जाता है? हृदय के बाएं अलिंद से आपका कहाँ जाता है? बायां अलिंद में भेजा जाता है, बायां अलिंद में जाता है, अलिंद से नीले में जाता है। मैंने यहाँ गलती से उल्टा बोल दिया था क्या? पहले अलिंद जाता है उसके बाद नीले, मैंने ऊपर वाला अलिंद होता है, ठीक ना, याद रखिए बात, उसके बाद नीले होता है, ठीक ना, ये वाला याद रखिएगा बात, ठीक है। जाता है फिर क्या होता है कि आपके पास जो बायां नीले है, बायां नीले के द्वारा फिर महाधमनी द्वारा वो अशुद्ध रक्त, ये जो आपके पास देख सकते हो ये वाला जो है ये नस, ये जो महाधमनी है, इस महाधमनी द्वारा कहाँ जाता है? फुफ्फुस में भेज दिया जाता है। वही मैंने लिखा है कि महाधमनी द्वारा रक्त अशुद्ध रक्त शुद्ध होने के लिए या फिर लोग इसके शुद्धिकरण के लिए फुफ्फुस में भेजा जाता है। अब फुफ्फुस में शुद्ध होने के बाद क्या होता है? देखो ये शुद्ध होकर यानी कि ऑक्सीजनित रक्त, यानी कि उसमें ऑक्सीजन होता है, वापस फुफ्फुस शिरा द्वारा, यानी कि ये वाला फुफ्फुस शिरा है, फुफ्फुस शिरा द्वारा कहाँ आता है? बायां नीले में जाता है, यानी कि बायां नीले हृदय के बायां नीले में जाता है, और फिर बायां नीले में भेज जाता है। बायां नीले से फिर कहाँ आता है?
सॉरी आलिंद में जाता है, बायां आलिंद से कहाँ जाता है, फिर बायां नीलय में जाता है। बायां नीलय में जाने के बाद क्या होता है कि फिर ये महाधमनी द्वारा ये फिर से वापस पूरे शरीर में भेजा जाता है और यह प्रक्रम बार बार निरंतर चलते चला जाता है। और यही क्या है, दोहरा परिसंचरण तंत्र। बाकी यह कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जिस प्रकार से मैंने अभी थोड़ी देर पहले बायां नीले अलिंद बोल दिया था, उसको आपको ध्यान रखना है कि ये जो ऊपर वाला भाग होता है ये आपका बायां अलिंद होता है, नीचे वाला नीलय होता है, ठीक ना। नीचे वाला नीलय होता है, ऊपर वाला अलिंद होता है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा वाला, तो ये आपका हो गया। बाकी आपको ये वाला डायग्राम बना पाओ तो बहुत अच्छा बात है, नहीं बना पाओ तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक ना, पर लिख दीजिएगा। देखिए आपके पास लास्ट प्रश्न है कि मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से अनुसरण होते हैं। तो पहला प्रश्न है कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी। तो देखो फर्स्ट नंबर का आंसर ए नंबर का है। मेंडल ने जब परस्पर विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया तो उन्होंने पाया कि उत्पन्न नई पीढ़ी F1 के विरोधी लक्षणों में केवल एक लक्षण ही परिलक्षित होता है और दूसरा दिखाई नहीं देता है, परंतु दूसरी पीढ़ी F2 में दोनों लक्षण शुद्ध रूप में तथा मिश्रित रूप में भी दिखाई देते हैं। इससे मेंडल ने यह निष्कर्ष निकाला कि पहली पीढ़ी में दोनों लक्षण थे, परंतु इन लक्षणों में से केवल परिलक्षित लक्षण ही प्रभावी था तथा दूसरा लक्षण अप्रभावी था। पता है, समझ में आया होगा कम, तो अभी पूरा समझ में आ जाएगा। समझो, मान लो कि यहाँ पे मैं आपको मोटा मोटी समझाता हूँ कि हुआ ये, यूँ समझ लो कि जैसे कि यूँ समझ लो, अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे मान लो कि दो अलग अलग पेड़ का, दो अलग अलग मटर का पौधा लिया, एक क्या लंबा लिया, एक छोटा लिया, यूँ समझ लो, ठीक ना। तो इनके बीच में जब संकरण कराया तो मान लो कि 4 गो संतान निकला, ठीक ना। तो हुआ ये कि मान लो कि एगो लंबा पौधा है, एगो छोटा पौधा के बीच में संकरण करा के ये 4 गो बेटा निकाला, यूँ समझ लो, ठीक ना। मैं मोटा मोटी समझा रहा हूँ। तो ये जो पहला संतति निकला इसको हम लोग क्या बोलेंगे, F1 बोलेंगे, जिसमें 4 गो बेटा है, यूँ समझ लो। तो इसमें क्या हुआ कि मान लो कि माँ छोटी है, या बोलो कि एगो मटर छोटा है, या फिर मान लो कि एगो मटर बड़ा है, तो इसमें क्या हुआ कि F1 पीढ़ी में सभी बड़े थे, यानी कि चारों का चारों पेड़ बड़ा था। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि जो इसमें जो आपका जनक था, यानी कि 2 गो मटर था, 2 गो मटर का जो पौधा था वो क्या था, एक बड़ा था एक छोटा था, उनको संकरण करने के बाद ये 4 गो बना, यानी F1 पीढ़ी बना। तो ये जो जनक थे जो कि एगो बड़ा था वो छोटा था, तो इसमें से कौन सा लक्षण प्रभावी है, बड़ा होना यानी लंबा होना। जो लंबा मटर का पौधा था उसका लक्षण प्रभावी है, किससे, इस छोटे होने से। इसी कारण से जो आपका यहाँ पे जो आपके मटर के पौधे बने, जो बेटे बने 4, वो चारों के चारों क्या थे, लंबे थे, छोटे नहीं थे। परंतु याद रखिएगा, जैसे जो F2 पीढ़ी है, यानी कि ये जो आपके पास ये F1 जो पीढ़ी जो चारों का चारों लंबा था, इनके बीच में किसी को उठाकर जब कृत्रिम संकरण कराया गया, तब जो फिर से 4 बेटा बना, जिसको हम लोग F2 बोलेंगे, इसमें देखा गया कि सभी का सभी लंबा नहीं था, इसमें कुछ पौधे बोने निकल गए, यानी कि समझो क्या हुआ, सो पहले लंबा था, ठीक ना, एगो छोटा था, उसके बाद जो 4 बना, चारों का चारों लंबा हुआ, फिर से जब इनके बीच में जब संकरण हुआ तब क्या हुआ कि आपका कुछ लंबा था कुछ छोटा था। समझ में आ गया। तो इससे क्या समझ में आ गया कि जब आपका जो सबसे पहला जो आपका जनक था उसमें क्या था, एक बड़ा था छोटा था, यानी कि उसमें दोनों प्रकार के गुण थे, लंबा होना भी और छोटा होना भी। पर जो फर्स्ट पीढ़ी बना था F1, यानी कि चारों में सिर्फ लंबा होने का ही गुण दिखाई पड़ा, यानी कि इसमें प्रभावी लक्षण क्या था, लंबा होना, पर अप्रभावी लक्षण क्या था, छोटा होना। पर जैसे ही तुम्हारा 3rd नंबर का पीढ़ी निकला, जैसे कि मेरे दादू की बात करूँ तो ये मेरा दादू हो गया, ये मेरे पापा हो गए, ये हम लोग हो गए, ठीक ना। तो हम लोग में या फिर बोलो कि ये जो आपका F2 पीढ़ी हो गया, इसमें क्या हुआ कि लंबा भी था और छोटा भी था। समझ में आ रहा है ना बात। तो भाई साहब इससे क्या निष्कर्ष निकाला कि भाई साहब ये किसका था, जैसे कि मैं किसका बेटा हूँ, मेरा पापा का। जैसे कि यहाँ पे ये जो F2 पीढ़ी किसका बेटा है, ये F1 का। तो F1 में कहीं भी तो भाई छोटा पौधा था नहीं, सभी का सभी चारों का चारों लंबा था, पर इसमें छोटा कहाँ से आ गया। जाहिर सी बात है कि इस दादू से आया हुआ है, यानी कि इस जो जनक है उससे आया हुआ है। समझ में आ रहा है ना बात, यहाँ से आया हुआ है, यानी कि इसी के समय कि छोटा होने का गुण भी था इस चारों में, यानी कि स्टार्टिंग में, यानी मेरे पापा में बोले कि F1 पीढ़ी में था, पर वो अप्रभावी लक्षण था, वो छुपा हुआ था लक्षण था पर छुपा हुआ था। पर जैसे हम हुए या फिर बोलो मेरे पापा का बेटा या फिर बोलो कि F2 हुआ, उसमें देखने को मिला। ठीक है, अब एक बात समझ लो, ठीक ना। यहाँ पे लिखा है कि मिश्रित रूप से देखने को मिलता है। अगर मैं बोलूँ कि सबसे पहला जो पीढ़ी था, यूँ समझ लो कि मान लो कि उसमें लंबा पौधा है और उसमें गोल बीज वाला है, ठीक है। यूँ समझ लो कि कोई मटर का पौधा जो लंबा भी है और उसका बीज गोल है, और एक है जो छोटा है पौधा तो उसका बीज जो है झुर्रीदार है, थोड़ा सा समझ लो कटा छटा है, फिर वो चिमसाल टाइप का, यूँ समझ लो, ठीक ना। तो इसका जो पहला पीढ़ी बनेगा, ठीक है, उसमें क्या होगा कि सभी लंबे होंगे और गोल बीज वाले होंगे, ठीक है, यूँ समझ लो। फिर इसका जब बेटा होगा, यानी कि F2 जो पीढ़ी होगा तुम्हारा, उसमें क्या होगा कि मिश्रित गुण पाया जाएगा, कुछ लंबा भी होगा और कुछ छोटा भी होगा। पर होगा कैसा कि ऐसा होगा कि लंबा भी और उसमें झुर्रीदार बीज पाया जाएगा,
ठीक ना। जबकि पहले क्या था कि जो आपका यहाँ पे था वो क्या था कि छोटा था और उसमें झुर्रीदार पाया जाता था, जो लंबा था उसमें गोल बीज पाया जाता था। पर जो F2 पीढ़ी उसमें क्या है कि लंबा बीज है पर झुर्रीदार है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि लंबा बीज है और गोल पेड़ है, मतलब कुछ भी हो सकता है, समझे ना। मतलब मिक्सिंग हो जाता है चारों तरफ से, इधर उधर पूरा घाटा आ जाता है। तो यही लिखा हुआ यहाँ पे, यही चीज़ पूछा गया था कि ये लिखा कि विभिन्न प्रभावी लक्षण तथा अप्रभावी लक्षण क्या होता है कि होते हैं, या फिर कि लक्षण प्रभावी होते हैं या अप्रभावी होते हैं। आपको समझ में आ गया किस कारण से। अब देखो 2 नंबर का प्रश्न लिखा है कि जब मेंडल ने परस्पर विरोधी लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया तो उन्होंने पाया कि उत्पन्न नई पीढ़ी वही F1 तथा विरोधी लक्षणों में से केवल एक ही लक्षण दिखाई देता है और दूसरा दिखाई नहीं देता है। जैसे कि मैंने बोला कि F1 पीढ़ी में सभी लंबे थे और गोल बीज वाले थे, कोई भी झुर्रीदार बीज वाला नहीं था। पर जैसे ही F2 पीढ़ी निकला उसमें भाई साहब उल्टा हो गया, लंबा भी हो गया, झुर्रीदार बीज वाला पौधा निकल गया, जबकि होना चाहिए था लंबा और गोल बीज वाला। ऐसा नहीं हो गया, ऐसा हो गया कि छोटा बन गया लेकिन गोल बीज वाला बन गया, जबकि होना चाहिए था छोटा और झुर्रीदार बीज वाला। तो मिक्सिंग हो गया था उधर, समझे ना। तो वहीं यहाँ पे लिखा है कि दिखाई नहीं देता है, परंतु दूसरी पीढ़ी में दोनों लक्षण मिश्रित रूप से साथ शुद्ध F2 पीढ़ी में दिखाई देते हैं। मतलब मिश्रित रूप से क्या होता है कि शुद्ध रूप से भी दिखाई देते हैं। इससे मेंडल ने यह निष्कर्ष निकाला कि लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो दूसरी पीढ़ी में शुद्ध रूप से दोनों लक्षण कभी दिखाई नहीं देते। अगर ऐसा नहीं होता तो सभी जगह पे लंबे लंबे ही पेड़ पौधे बनते भाई साहब। जैसे F1 जो पीढ़ी बना था उसमें चारों का चारों लंबा था, और इसके द्वारा जो तुम्हारा F2 निकला था इसमें सभी लंबा होना चाहिए था। तो अगर लंबा होता तब बोलते भाई साहब चलो ये छोटा वाला जो गुण था, जैसे कि जो सबसे पहला पीढ़ी था उसमें लंबा था फिर छोटा था, लंबा छोटा जो इसका संकलन कराया गया तब F1 पीढ़ी बना जिसमें सभी लंबा था। फिर जब F1 पीढ़ी से जब F2 पीढ़ी बनाया गया तो इसमें सब लंबा नहीं था। तो इससे क्या समझ में आया कि जो सबसे पहला जो संतति था, संतति बोले फिर बोले जो जनक था, उसका छोटा होने का गुण लास्ट में आया है। यानी कि ये जो लक्षण होते हैं वो वंशागुणत होते हैं। यानी समझ में आया ना, ऐसा होता ही होता है। जैसे कि समझो, यूँ समझ लो कि भाई साहब आपके घर में सभी का बाल है, लेकिन अगर आपका बाल उड़ रहा है तो समझ लेना आपका बाल में आपका दादा परदादा या फिर आपका मामा घर में किसी न किसी का बाल उड़ा होगा, उसका आपका DNA आपके अंदर में आया हुआ है। सीधा सीधी बात है। तो ये बात था। तो ये आपका 2 नंबर का प्रश्न में जो पूछा था कि स्वतंत्र रूप से लक्षण वंशानुगत होते हैं, तो वो आपका आंसर हो गया। और कोई लक्षण प्रभावी या तो अप्रभावी पता चल गया। प्रभावी है कैसे पता चला कि लक्षण क्या थे कि सभी पौधे लंबे हो गए, फिर बाद में क्या हो गया कुछ लंबे हो गए बन हो गए। इससे क्या पता चला कि लक्षण प्रभावी होते हैं और अप्रभावी होते हैं। अगर आपका पापा गंजे है तो समझ लो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप भी गंजे होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आज का पूरा क्लास समाप्त होता है। आपको आई होप कि एक्सप्लेनेशन समझ में आया। कहीं भी समझ में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा। क्लास कैसा लगा बताइएगा। PDF के लिए वही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। अब बाकी जो क्वेश्चंस आपको अलग से समझना है कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं जरूर बता दूंगा फटाक से। इसके बाद मैं मैथ का भी सोल्यूशन दे दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और भाई साहब पढ़ो, एग्जाम आ गया, ठीक है। और आपका दिन शुभ हो, ठीक है।